नमस्कार, सिंधिसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए अजीब सा दिन है ना। शेयर वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड आफ्टरनून। और आज सुबह शुरुआत अच्छी हुई, पहला 1 घंटा अच्छा रहा और जब 10 बजे हम शो छोड़ कर गए थे तब तक सब ठीक था। लंच करने गया मैं तब भी सब ठीक था। फिर मैं लंच किया, वापस आया तो देखा स्क्रीन ये क्या हो गया और एकदम से मार्केट पलट गई। हालांकि अभी भी हम ग्रीन में ही हैं, पूरा दिन ग्रीन में बिताया, लेकिन क्लियरली जो सुबह की स्ट्रेंथ थी, सुबह हमने एक जोन की बात की थी 24,200 24,250 कि वो सेल का जोन होगा और वहीं से घूमे हम। लेट्स सी, अभी भी ग्रीन में है वैसे ज़्यादातर, तो ठीक है, देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में नहीं टिक पाई तेजी, ऊपरी स्तरों से 150 पॉइंट से ज़्यादा फिसला निफ्टी, 24,050 से करीब आया। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट की गिरावट, लेकिन अभी भी ग्रीन में। मिड कैप और स्मॉल कैप में रौनक कायम। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा, हीरो मोटो के निवेश बढ़ाने से एथर एनर्जी भागा, 7% उछलकर बना आज का हीरो। साथ ही बैंक ऑफ बोफा की बुलिश रिपोर्ट से 4% दौड़ा हुंडई। उधर बेहतर नतीजों से एलटीटीएस में करीब 6% और सिटी की रिपोर्ट से चला दिवीज लैब। मार्जिन घटने से ज्यादा एलएक्सी में भी आज बड़ी गिरावट, बना एक्सीडेंट ऑफ द डे, 5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स और केमिकल शेयरों में अच्छी तेजी, करीब 1% चले तीनों सेक्टर इंडेक्स। कैपिटल गुड्स में एबीबी, हिताची और जीवीटीएनडी 4 से 5% तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं आईटी, मेटल्स और एफएमसीजी में नरमी। पतंजलि फूड्स के शेयर में आज जोरदार बिकवाली, शेयर 13% ज्यादा फिसल कर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। शेयर में ओपन ऑफ मार्केट में करीब 2% हिस्सेदारी के लिए हुए बड़े सौदे। कैबिनेट में फर्टिलाइजर और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को मिला बड़ा बूस्ट। सूत्रों के मुताबिक यूरिया सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए 3 बड़े फैसले। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI 2 को भी मिली हरी झंडी। 3 बजे होगा औपचारिक ऐलान। सीएनबीसी आवाज़ एक्सक्लूसिव। बाजार को पसंद आया यूनियन बैंक के तिमाही नतीजे, 29% बढ़ा बैंक का मुनाफा, ब्याज से कमाई में भी करीब 10% की बढ़ोतरी। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी दिखा सुधार, शेयर करीब 2% ऊपर। उधर आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में भी अच्छे नतीजे, नेट प्रीमियम आय में करीब 15% का उछाल। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस यानी VNB में करीब 25% की ग्रोथ। VNB मार्जिन भी करीब 2% से बढ़कर शेयर 4% ऊपर। निफ्टी की 3 कंपनियां टेक महिंद्रा, विप्रो और जियो फाइनेंस के कल आएंगे रिजल्ट्स। 1% बढ़ सकता है टेक महिंद्रा कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू। मार्जिन में भी सुधार संभव। वहीं लार्ज कैप आईटी में विप्रो पेश कर सकती है सबसे कमजोर रिजल्ट। एफएनओ में BHEL, पॉलीकैब और 361 के नंबर्स का रहेगा इंतजार। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज की मार्केट की। और अच्छी शुरुआत, काफ़ी अच्छी शुरुआत इनफैक्ट, और पहला घंटा तो मार्केट के लिए बहुत शानदार रहा। हम 24,220 तक गए, लेकिन अचानक मार्केट लड़खड़ाया। आज सुबह हमने 24,200 से 250 पर एक सेल जोन लिया था, इसलिए नहीं कि वहीं से फिसल गए, लेकिन वो क्योंकि वो लॉजिकल था हमारा रेजिस्टेंस है तो इसके लिए। और यहाँ से मार्केट फिसला, जैसे मैं कह रहा हूँ सुबह हमने यही जोन की चर्चा की थी सेलिंग के लिए। हालांकि बाय जोन में नहीं आया निफ्टी, उससे पहले ही मार्केट में अच्छी खासी रैली हो गई थी। बैंक निफ्टी लेकर आइएगा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से हम थोड़े से हल्के हुए, इनफैक्ट 58,150 तक गए थे और वहाँ से अब हम 57, बीच में 57,500 भी चले गए थे, 57,700 के करीब। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों के लोगों को बिल्कुल टेस्ट नहीं किया। जो 24,000 के लेवल थे कम से कम उससे तो काफ़ी ऊपर रहे, ठीक है ना। मतलब वो पैनिक में एक बार के लिए 24,010 आया था, लेकिन ठीक है, मतलब मोटा मोटी पूरे दिन हम ग्रीन में रहे, ये अच्छी बात है ना। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें, ये भी आज पूरे दिन अच्छा ही रहा है। मतलब बेहतर हो सकता था, लेकिन ठीक है, अब ओवरऑल ठीक ही है एडवांस डिक्लाइन। इसके अलावा अगर आप देखें इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये भी आज नीचे का ही मूव है। इवन जब वो गिरावट आई उसमें तेज़ी आई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, और अभी भी ओवरऑल 2.5% नीचे ही है, तो ठीक है, उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है। आईटी में आपको दोनों तरफ की चाल मिली है आज। निफ्टी आईटी काफ़ी वॉलेटाइल रहा, लेकिन जो हमने एक सुबह बात की थी कि सुबह खुलते शॉर्ट मत करिएगा और ADR देख के शॉर्ट मत करिएगा। LTTS चला, एक्सपेक्टेड था कि LTTS चलेगा, पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है LTTS की। बाय द वे टाटा एलेक्सी गिरा, और आई थिंक आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि LTTS चलेगा, टाटा एलेक्सी गिरेगा।
लेकिन बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या हम एक रेंज में हैं और इस रेंज से हम बाहर आएंगे कैसे। इसका जवाब जो मुझे दे उसको मेरी तरफ से आभार ही मिलेगा, और तो क्या ही दूँ, है ना। राइट सर, इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आखिरी 1.5 घंटा मार्केट में, और हालांकि आपने सही कहा कि ऊपरी स्तरों से हम फिसल के अचानक इस मार्केट में क्या हुआ, फ्लैट कारोबार कर रहे हैं अभी निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी 200 अंक ऊपर है और थोड़ी ब्रेथ भी डिटोरिएट हुई इंट्राडे में अभी भी, लेकिन हाँ एडवांसेस के साइड में है। रियल्टी पैक ने आज फिर से प्रेशर बनाया और मेटल्स साथ ही एफएमसीजी पैक टूटे हैं आज, तो यहाँ पर नजर रहेंगी कि क्यों ऊपरी स्तरों से बिकवाली हुई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल उठाया आपने कि जो रेंज में है मार्केट, ये रेंज कब टूटेगा, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं आपको आज के क्लोजिंग के लिहाज से भी इनफैक्ट, और आगे कैसे आप ट्रीट करें निफ्टी बैंक निफ्टी पर। देखिए, रेंज कब टूटेगी ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, है ना, और ना ही हमारी इतनी काबिलियत है कि हम ये बता पाएँ कि रेंज कब टूटेगी। लेकिन ये हम बता सकते हैं जो स्क्रीन कह रही है कि हम रेंज में हैं, और वो रेंज वेल डिफाइंड है। एक्चुअली 23,800 से 24,300 की हम बात कर रहे हैं। ये एक ब्रॉडर रेंज है, 23,800 से 24,300 पिछले वेंसडे की कैंडल। प्रैक्टिकल रेंज लेकिन 24,000 से 24,200 की, और छोटी हो गई है वो 24,000 से 24,200 की, और 24,250 के करीब जाकर यहाँ पर एक सेलिंग आ रही है। इसको हटा दीजिए प्लीज़। 24,250 के करीब सेलिंग आती है नॉर्मली, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे ना एआई यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो मैं 2324 में ना कई बार गलती कर देता हूँ और वो अनफॉर्चुनेटली चली जाती है, तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो 24,250 के जितने भी हम करीब जाते हैं वहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आती है, और लेकिन जितनी बार हम 23,900 950 के करीब आते हैं वहाँ पर फिर बाइंग भी आती है वापस। तो ये एक इंटरेस्टिंग मार्केट का एक टेक्सचर बन चुका है, ठीक है, और इसलिए हमारा जो नज़रिया है वो भी एक इंट्राडे का रहा है, ठीक है, और आपको इसी रेंज को स्मार्टली प्ले करना है। ये बेसिकली मार्केट पे एक व्यू रहेगा। देखिए, बैंक निफ्टी में फ़िलहाल कोई बड़ी ट्रेड नहीं है। आज सुबह भी मेरा व्यू बहुत क्लियर होता है, हम ना कम लेंगे ट्रेड्स, लेकिन ज़बरदस्ती के नहीं लेंगे। जहाँ फंसने का रिस्क रहेगा वहाँ नहीं लेंगे, जब क्लियर मूव दिखेगा तब लेंगे। बैंक निफ्टी में आज हमने लेवल्स मेंशन किए थे, और आप देखेंगे लेवल्स मोर और लेस मार्केट ने रिस्पेक्ट करें, लेकिन है ना, लेकिन ट्रेड नहीं प्ले आउट हुआ है। ट्रेड प्ले आउट में बहुत टफ है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी शानदार मौके हैं श्रेया, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आज अगर आप देखें इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट देखें, या श्रीराम फाइनेंस का चार्ट देखें आप, और ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक बार के लिए ट्रेड अच्छी प्ले आउट हुई। हाइस पे नहीं टिक पाए हम, ये अलग बात है, लेकिन ये क्लियरली आपको बता रहा है कि थोड़े से मौके तो हैं। आज का सेक्टर रहा वैसे ये एमएनसी पावर स्टॉक्स, एबीबी इंडिया, हिटाची इंडिया, ये आपका जी वर्नोवा, टीएनडी, इन सब में अच्छे मूव आए हैं आज, तो ये एक अच्छा सेक्टर रहा। हालांकि इसको हम पिक नहीं कर पाए थे। स्विगी इटर्नल, यहाँ ज़बरदस्त तेज़ी है। तो ऐसे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव हैं जो आज आपको मिले हैं मेरे ख्याल से। देखिए, हम ना फेजेस में आते हैं मार्केट में। इस समय एक फेज़ है जिसमें आपको स्टॉक्स पे फोकस करना बेहतर है कंपेयर टू इंडेक्स पे फोकस करना। वीरू के पास चलते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। हालांकि इस वक्त अगर मैं स्क्रीन देखूं अनुज, ऑप्शन एक्टिविटी देखूं, फ्यूचर्स की एक्टिविटी देखूं, चार्ट्स देखूं, तो कंप्लीटली बाजार लैच ऑन कर रहा है पावर स्पेस को। पावर, कैपिटल गुड्स, ये थीम जो है वो इस वक्त सुपर एग्रेसिव मोड में है। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉक से बातचीत कर रहा हूँ, तो पहला स्टॉक रखना चाहूँगा दैट सिमेंस आज लगभग आप समझिएगा कि एक महीने की स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल से बहुत शानदार तरीके से निकल रहा है। हालांकि इस वक्त लीड कर रहा है एबीबी, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्योंकि मैं इंट्राडे में एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खोज रहा हूँ एट 3594, सारे एवरेजेस को काटने के बाद इस वक्त अब सिमेंस ट्रेड करता हुआ सिमेंस रखेगा। और उसका ओआई सबसे इंप्रेसिव प्लेसमेंट इस वक्त नजर आ रही है कैपिटल गुड्स की। 1 लाख शेयर घटे हैं इस वक्त ओपन इंटरेस्ट में। तो पहला काउंटर रखूंगा सिमेंस, दूसरा रखूंगा नायका। नो रिट्रेसमेंट व्हाटसएवर, मतलब जिसे कहते हैं ना, रत्ती भर की अगर आप देखें यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, एक भी दिन का रिट्रेसमेंट नहीं है। ये पिछले 20 दिन से हो रहा है कि 10 डेमा को टेस्ट करता है लोअर ट्रेजेक्टरीज में, उसके बाद शूट अप कर जाता है डे हाई पर 329.90, और ऑलमोस्ट अब ये इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे आके ट्रेड कर रहा है। और एक और बात, इसकी लिस्टिंग के बाद फरवरी महीने में 2022 में जो पहला क्रैक था वो 330 के प्राइस से ही आया था। वो तारीख थी 18 फरवरी को,
और उसी प्राइस को ये रीगेन करता हुआ, तो FSN ई कॉमर्स पर नजर रखिएगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और दूसरा है PSU बैंक, जरा प्लीज बैंक ऑफ इंडिया रखिएगा। हालांकि रिएक्शंस जो है वो अर्निंग स्पेसिफिक आ रहे हैं। यूनियन बैंक, ये चाहे यूनियन बैंक को देखिए आप, उस दिन इंडियन बैंक को देखिए, बट ये भी ऑलमोस्ट अब 12 मार्च 26 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। तो बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, ओपन इंटरेस्ट, करीब करीब 6 लाख शेयर की एडिंग हुई है। अनुज, मैं यही पूछना चाह रहा था सवाल आपसे, इस बार PSU बैंक्स के नंबर्स जिस तरीके से आए हैं, मैं दोपहर में 12 बजे वो यूनियन बैंक के नंबर्स दिख रहा था, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बना रहे हैं क्या ये SBI को लेकर इस बार? हाँ बिल्कुल, मैं आपके सवाल पर आता हूँ वीरू। उससे पहले मैं थोड़ा इंडेक्स के लेवल्स डिस्कस करना भूल गया था, तो वो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद मैं आपके सवाल पर आता हूँ। निफ्टी पर 23,950 से 24,050 ये आपका सपोर्ट है, और 24,200 से 24,250 ये आपका रेजिस्टेंस है। और अगर आप देखें तो मोर और लेस सुबह भी मैंने यही लेवल्स डिस्कस किए थे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा करीब करीब 57,200 से 57,400, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगी आपको मिलेगी करीब करीब 57,800 से 58,000 पर। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। देखिए, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि अगर यूनियन बैंक के नंबर्स इतने ही अच्छे थे जो फेस पे लग रहे हैं, तो यूनियन बैंक इस समय 5-6% ऊपर क्यों नहीं है? इंट्राडे में था, और अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे आ गया। सेम इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक उस दिन भागा था, उस दिन इंडियन बैंक 8% भागा था, लेकिन वो टिका नहीं था। तो क्या मार्केट को एक डर लग रहा है PSU बैंकों पर कि अच्छे नंबर के बावजूद स्टॉक चल नहीं रहे? टेक्निकली तो इन नंबर्स पर, और ऐसा भी नहीं है कि PSU बैंक इंडेक्स बहुत आउट परफॉर्म कर चुका है। अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो सबसे कम PSU बैंक इंडेक्स चला है एक्चुअली। रखिएगा जरा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, तो सबसे कम ये चला है। ऐसा कोई प्री पोजिशनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन जो नंबर का रिएक्शन है वो मुझे थोड़ा सा सता रहा है। आई थिंक इसमें एक स्टोरी ये भी बन रही है कि एक कहीं ना कहीं एक वेज हाइक का इम्पैक्ट आगे जाकर शायद PSU बैंक्स जो है ना उनको शायद तंग करेगा। ये एक कारण हो सकता है कि जेफरीज की आज सुबह एक रिपोर्ट आई थी वीरू। वो जेफरीज की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो आगे PSU बैंकों की इस एक वेज हाइक आएगी, जो कि 1 नवंबर 2027 तक पूरी प्रोसेस पूरी करनी है। पिछली बार जो ये हाइक हुई थी वो करीब करीब 17% के करीब की एक सेटलमेंट थी, और उसमें 2 साल में PSU बैंकों की जो स्टाफ कॉस्ट थी वो 22% बढ़ी थी। इस बार वो मान रहे हैं कि स्टाफ कॉस्ट जो है वो 19% बढ़ेगी PSU बैंकों की। और 19%, देखिए, हर 1% की कॉस्ट राइज पर EPS पे 1% का इम्पैक्ट आता है बैंकों के। तो ये मतलब थोड़ा सा जो है ना इनका क्रेडिट जो थोड़ा सा ये कॉस्ट है ये बढ़ा सकता है। ये एक कारण हो सकता है कि PSU बैंक्स जो हैं वो अच्छे नंबर पर भी नहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा पे और डिटेल की ज़रूरत होगी, लेकिन आज सुबह एक जेफरीज की रिपोर्ट आई थी जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा PSU बैंकों पर प्रेशर है। बड़ा नंबर, लेकिन नंबर अच्छे हैं वीरू, नंबर में कोई कंप्लेन नहीं है। आई थिंक इंडियन बैंक के भी नंबर शानदार थे, यूनियन बैंक के भी नंबर्स अगर आप देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, सब में नंबर्स अच्छे हैं, नंबर से कोई कंप्लेन नहीं है। तो अगर स्टॉक नहीं चल रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि नंबर खराब आ रहे हैं, स्टॉक नहीं चल रहे हैं तो उसका कारण ये है कि कुछ और है। लेकिन फॉर श्योर नंबर्स अच्छे हैं, तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं बिल्कुल। आगे बढ़े श्रेया। राइट, ये तो PSU बैंक्स की बात हो गई सर, लेकिन IT स्पेस, आपने कहा था कि IT स्पेस में भी फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, और 2 नंबर्स हमने देखे, एक तो LTTS और टाटा एलेक्सी। LTTS आपने ग्रीन लिया बिग स्टॉक्स में, और स्टॉक 6.5-7% ऊपर, और टाटा एलेक्सी वायदा का टॉप लूज़र बना हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नज़र आया आज के सेशन में, 5% डाउन। तो सर ये आगे भी इसको इसी तरीके से देखें जिस तरीके से अब रिजल्ट आए हैं और स्ट्रीट ने वैसे ही रिएक्ट किया है? देखिए, पॉइंट ये है, IT में ना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वार्टर में, क्योंकि सबसे अच्छी ट्रेड्स आपको IT में ही मिलेंगी। अगर आप एक सिंपल IBM देखकर या एक्सेंचर देखकर या ADR देखकर अगर ट्रेड लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की है, LTTS में पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। देखिए, हमारे व्यूअर जो है वो ज़्यादातर लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट ट्रेड बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो LTTS का अगर आप आज का इंटरडे चार्ट देखेंगे तो पूरी की पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। इनफैक्ट शुरुआत में तो वो नीचे आया था, एक बार के लिए तो फ्लैट हो गया था स्टॉक, और वो 3262 से 3600, तो चलिए आप 3300 पे भी अगर एंटर किए और आप अभी भी अगर निकलना चाहते हैं
तो आपको 200 रुपये स्क्रीन पर प्ले आउट हुए। मैं ये नहीं कहता कि एकदम लो से हाई कितना हुआ है, क्योंकि वो तो खैर कोई भी प्राइस नहीं कर पाएगा। टाटा एलेक्सी पर भी हमने सुबह नेगेटिव व्यू जरूर लिया था, लेकिन एक चीज़ ऐड की थी कि अगर बड़ा गैप डाउन हो तो शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ जो बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं आपके पास शॉर्ट करके कमाने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक 90 रुपये की रेंज में ही रहा है, उसका कोई मतलब उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मूव नहीं आया है। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं प्ले आउट हुई, व्यू सही बैठा लेकिन ट्रेड नहीं प्ले आउट हुई। ट्रेड प्ले आउट हुई LTTS में, जहाँ व्यू भी सही बैठा और ट्रेड भी प्ले आउट हुई। तो मुझे ज़्यादा खुशी तब होती है जब व्यू तो ठीक बैठे ही, लेकिन साथ में ट्रेड भी प्ले हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा व्यूअर है वो मार्केट ओपनिंग के बाद ले रहा है स्टॉक को, कल के क्लोज पे थोड़ा ना ले रहा है, कल के क्लोज पे थोड़ा ना बेच रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हम हमारे चैनल पे करते हैं कि आप कहाँ पर ले रहे हैं या कहाँ पे बेच रहे हैं मार्केट खुलने के बाद। ये नहीं कि हमारा व्यू क्या है और स्टॉक उस हिसाब से चला या नहीं चला। अब जैसे परसिस्टेंट है, उस दिन परसिस्टेंट 4300 पर आया था, टेक्निकली 8% गिरा। टेक्निकली उस दिन का नेगेटिव व्यू सही था, लेकिन वहाँ से पैसा किसने बनाया? जिसने खरीदा उसने। TCS में पैसा किसने बनाया? जिसने खरीदा उसने। अब HCL टेक में किसने पैसा बनाया? कल जिसने बेचा। तो ये आई थिंक ये एक डिस्टिंक्शन करनी आपको आनी चाहिए। और ये आपको मैं बताऊं, ये ITS पूरे क्वार्टर में आपको इस तरीके के मौके देता रहेगा। आपको बस स्टॉक को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसके बाद फिर आप उस पर एक्ट करें तो ठीक रहेगा। चलिए काम करते हैं, अब रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला रफ्तार का घोड़ा ऑब्वियसली LTTS। एंड आई थिंक एक चीज़ तो हम कहेंगे कि एक सिर्फ CNBC आवाज़ पर घुमा फिरा कर नहीं, एक क्लियर कट व्यू लिया गया कि ये आज का स्ट्रॉन्ग नंबर है और स्क्रीन पर तेज़ी प्ले होगी और पूरी तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हुई, ये अच्छी बात रही। एथर एनर्जी, इसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई सुबह, हीरो की जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वजह से ये स्टॉक भागा। अगेन एक ऐसा स्टॉक जिस पर सुबह CNBC आवाज़ ने एक पॉजिटिव व्यू लिया था। नोवोको नंबर्स के बाद से इसमें ज़बरदस्त तेज़ी है, 2 दिनों में अच्छा खासा स्टॉक भागा है। सीमेंट स्टॉक है ये आज 13% ऊपर है, ज़बरदस्त मूव यहाँ पर। ABB, हिटाची, GE जो पावर T&D स्टॉक्स हैं उनमें सब में आज पंख लगे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक शायद ये एक AI ट्रेड का कमबैक है। एक सेमीकंडक्टर AI ट्रेड जो होती है ना, वो जब कमबैक करती है तो नॉर्मली ये स्टॉक्स अच्छा करते हैं, तो उस वजह से। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। बहुत इंटरेस्टिंग फिसड्डी स्टॉक्स हैं। सबसे पहला है पतंजलि, और यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब स्टॉक गिरता है मार्क ठीक है, लेकिन अगर कोई रीज़न तो हो तब तो मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन की बात समझ में आती है, वरना क्या रीज़न है ना, कोई खबर तो है नहीं। या तो खबर बताइए हमें कि भाई क्यों गिरा स्टॉक। लेकिन 15% वॉल्यूम देखिए आप, इतने वॉल्यूम मैंने पतंजलि पर कभी नहीं देखे। 7 करोड़ का वॉल्यूम, मतलब 2100 करोड़, इतना वॉल्यूम तो रिलायंस में होता है जितना आज पतंजलि में हो गया। जिस तरीके की आज वॉल्यूम हुए यहाँ पर, पता नहीं किसने बेचा है। ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, कौन है जिसने इस तरीके से आज यहाँ पर सेलिंग की है, पता करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्टिंग होगा। टाटा एलेक्सी ऑब्वियसली IT का सबसे कमज़ोर स्टॉक, नतीजों के बाद गिरा भी और 52 वीक लो के काफ़ी करीब आ चुका है ये स्टॉक। आज सुबह हमने बात भी की थी कि ये थोड़ा नेगेटिव है। डिलीवरी, ये जो बाज़ार को इसका NBFC बिजनेस में उतरने का फैसला पसंद नहीं आया, सुबह खुला ग्रीन में लेकिन अब डे लो पर आ गया। डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज को जो मंजूरी मिली वो शायद मार्केट को पसंद नहीं आई। चलिए श्रेया, आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और उसके बाद कार्यक्रम का क्रम। राइट, मार्केट ऊपरी स्तर से ज़रूर हल्का हुआ लेकिन अभी भी इन ग्रीन है। तो शुरुआत करेंगे तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ, और शुरुआत देखिए इटर्नल वायदा निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, 3.5% की तेज़ी यहाँ पर। अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस कल की बड़ी गिरावट के बाद आज चढ़ता हुआ नजर आया। व्यू भी इस पर सटीक अब बैठा। बिग स्टॉक्स में इसको इन ग्रीन लिया गया था, 2% ऊपर है। HDFC लाइफ देखिए आज नतीजे हैं और 3.5% ऊपर है आज के सेशन में। वायदा में अगर आप देखें, बंधन बैंक 4% की रैली है। ABB इंडिया, यहाँ पूरे स्पेस में अच्छी खासी तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, 5.5%। Hyundai मोटर आगे समझेंगे शो में कि बोफा की एक अपग्रेड आई थी, उसके बाद ये स्टॉक भाग गया 2.5%। और फोर्स मोटर्स में भी लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन लूजर्स साइड पर पावर ग्रिड ने जगह बनाई है, आज 2.25% नीचे है। हिंडाल्को टूट गया कल की तेज़ी के बाद 1.5%। डॉक्टर रेड्डीज आज फार्मा स्पेस में ये स्टॉक थोड़ा कमज़ोर हुआ है। और इन्फोसिस और कुछ चुनिंदा IT स्टॉक्स अगर आप देखें वहाँ पे प्रेशर आज के सेशन में। पतंजलि फूड्स 15% डाउन है, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर, लेकिन टॉप लूजर बना हुआ है वायदा का। टाटा एलेक्सी नतीजे खराब लगे बाजार को, 5% का डेंट। अदानी पार कल की तेज़ी के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली 3%। डिलीवरी जो खबर आई NBFC स्पेस में एंट्री की, वो बाजार ने इसको नेगेटिवली देखा है, तो यहाँ पर भी आपको डेंट नज़र आएगा।
आगे बढ़ते हुए बताती हूँ कि कार्यक्रम में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर आशीष बताएंगे कि पतंजलि फूड्स में गिरावट क्यों है। 2:25 पर लक्ष्मण जी से समझेंगे कि कैबिनेट में आज क्या बड़े फैसले हुए हैं। 2:30 नुपुर बाजार की खास एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगी। 2:35 पर नुपुर ही बताएंगे कि नुवोको लगातार क्यों भाग रहा है। 2:40 पर समझेंगे एथर एनर्जी और हंडई आज हीरो क्यों बने हैं। 2:45 पर आशीष वर्मा बताएंगे कि टेक महिंद्रा और विप्रो के नतीजे कैसे रह सकते हैं। साथ ही आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कि पॉलीकैब और BHEL के नतीजे कैसे रहेंगे। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। 3:10 पर अनुज से स्ट्रैटेजी समझेंगे। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक होगा। 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, एज ऑलवेज शुरुआत करें, बताएं आज का ट्रेड। थैंक यू वेरी मच और गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आज जो मैंने स्टॉक चुना है इस वक्त वो है लॉन्ग साइड डालमिया भारत। उसका रीजन ये जो बेस बना है करीब 5-7 हफ्तों से वो बहुत ही बढ़िया है और बेस के बाद जो ब्रेकआउट मिला है आज फैंटास्टिक। 1823 पर ट्रेड कर रहा है भारतीय डालमिया भारत और मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 1810 का, कभी 14 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 1840, फिर 50, फिर 1900 तक भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। जो सेटअप है, जो ब्रेकआउट मिला है, उसके हिसाब से एक हायर जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1840 1850। जी हाँ, दाल में भारत आज सीमेंट स्टॉक्स में एक अलग ही अगर आप देखिए मूव है और कुछ देर में जब मैं डेरिवेटिव ब्रेथ दिखाऊंगा इनफैक्ट वो चीज़ आपको नजर आएगी। सीमेंट स्टॉक आई मीन शानदार मूव हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए सीजी पार पे खरीदारी करने की राय रहेगी। सीजी पार ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था और आज इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 919 रुपए 919 के स्टॉप लॉस से 965 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में आप 930 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 35 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 27 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। सीजी पार पसंद आ रहा है मानस जी को, खरीदारी की राय और इस पूरे स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ है। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए मेरी पिक होगी यहाँ पर इटर्नल पे। इसने 2 से 3 दिन थोड़ा सा करेक्शन दिया, वापस से सपोर्ट लिया 280 लेवल्स पे और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दे रहा है वहां से। तो इटर्नल अपसाइड ट्रेंड रिज्यूम कर सकते हैं स्ट्रांगली थर्ड वेव में। तो यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 310 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 285 का। इटर्नल यहाँ पर हो जाए लॉन्ग, ये हो गई ट्रेडर आशीष जी की तरफ से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी सुबह कहाँ थे? गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज देखिए नजर जो है वो है अरे मैं पूछ रहा हूँ सुबह कहाँ थे आप राजेश जी? मैं ट्रेड पे तो आया ही नहीं अभी तक, मेरे को सुबह दिखे नहीं। मैंने सुना नहीं। हाँ हाँ, चलिए, नहीं कोई थोड़ा बात बाहर गया था, रात को थोड़ा लेट हो गया, एयरपोर्ट गया था, पुणे एयरपोर्ट। अच्छा, एनीवे चलिए, हाँ। अनुज देखिए नजर जो है वो है कैपिटल गुड स्टॉक्स के ऊपर और एबी भी एक अच्छा लग रहा था लेकिन बहुत ज्यादा भाग गया है, वो 5.5% ऑलरेडी ऊपर है। तो एबीबी पे नजर है लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है। तो देखिए सीमेंस मुझे इन पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग डेटा भी है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो सीमेंस यहाँ से चलेगा। 3,590 के आसपास से चल रहा है। 3,550 का स्टॉप लॉस रख के सीमेंस बाय करे। मुझे लगता है इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 3,680 से लेके 3,700 का सीमेंस। सीमेंस इस वक्त डे हाई पैकेट ट्रेड कर रहा है जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था, कैपिटल गुड्स। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो मुझे लग रहा है कि अडानी फोर्ट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनते हुए देखने मिल रहा है। 50 डीएमए का एक स्ट्रांगली सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए देखने मिल रहा है डेली चार्ट पे। मुझे लगता है 1900 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 1800 का उसका इंपॉर्टेंट 50 डीएमए सपोर्ट है, तो 50 डीएमए के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 1900 के टारगेट के लिए। तो यहाँ से एक अच्छा रुझान देखने मिल सकता है। अडानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय विकास जी की तरफ से। सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप करती हूँ, लेकिन उससे पहले गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस मार्केट में सर कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको?
बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे श्रेया जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं संभव है उनका निवेश। और जितने भी वित्तीय क्षेत्र के और एनबीएफसी के, सरकारी बैंकों के और कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्रों के बैंक, हालांकि शनिवार को मेरे ख्याल से बहुत भारी दिन है क्योंकि 3 दिग्गज बैंकों के नतीजे आएंगे शनिवार को 18 तारीख को, एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई। तो सोच विचार वित्तीय क्षेत्र पर ही है और वहां से एक मजबूत एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस हर बार ये 1980 950 तक जाता है और फिर से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है। फिलहाल 1100 पार करने के लिए थोड़ी कठिनाई हो रही है इसको, लेकिन अगर आपके पास लंबी अवधि की विचारधारा है तो मेरे ख्याल से एक मजबूत एनबीएफसी कंपनी है श्रीराम फाइनेंस। और जो भी कुछ समय पहले खबरें आई थी इसको लेकर के, नतीजों पर सकारात्मक असर होने की संभावना है क्योंकि मार्जिन में इनको बहुत बड़ा ऊपर की तरफ के इजाफे देखने मिलेंगे। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस, ये गौरांग जी की पिक होगी। काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी आज देखने को मिल रही है। सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, रिकैप कर देती हूँ। दालमिया भारत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाभासर को। सीमेंट स्पेस में अच्छी तेज़ी भी है आज के सेशन में। 1840 1850 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1810 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानसडी सीजी पार के साथ जा रहा है जहाँ पर स्ट्रेंथ 965 की टारगेट है। 919 का स्टॉप लॉस लगाना है। इस लेवल पर खरीदारी कीजिए। फिर आशीष जी ने इटर्नल चुना है जहां पर अच्छी तेज़ी और निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। 310 के लिए देखें इसे, 285 का स्टॉप लॉस। फिर राजेश जी ने सीमेंट्स चुना है, यहाँ पर पूरे स्पेस में अच्छी मजबूती आज के दिन। तो 3680 3700 के टारगेट देख रहे हैं वो। 3550 का स्टॉप लॉस लगाइए। विकास जी अदानी पोर्ट्स के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। सभी बाय साइड की कॉल आई। 1900 के टारगेट उनकी तरफ से, 1800 का स्टॉप लॉस। और आखिर में गौरांग जी ने लंबी अवधि के नज़रिए से श्रीराम फाइनेंस चुना है जहाँ पर उनको मजबूती नज़र आ रही है। एक बार रखिएगा, निफ्टी फिर से स्क्रीन पर 22 अंक ऊपर रह गए हैं और बैंक निफ्टी ने भी बढ़त गवाई। लेकिन सर ये कैपिटल गुड्स, थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे आप रफ्तार के घोड़े वाले स्टॉक्स में, लेकिन हिताची, एबीबी, सीमेंट्स फिर से चलना शुरू हुआ है। एक बीच में गिरा था वो चाइनीज़ कंपनीज़ की खबर के बाद। अब फिर से वो रैली एक्सपेक्ट करें जो हमने बीच में देखी थी? देखिए, थोड़ा सा कहना टफ होगा श्रेया, क्योंकि इनमें ना अब दिक्कत क्या है, ये स्टॉक्स अब बहुत वॉलेटाइल हो गए हैं। अब वो 37,000 वाला एक बार के लिए 30,000 आ गया ना, ट्रस्ट मी, आप बड़े से बड़े इन्वेस्टर हो, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर हो, शानदार से शानदार आपका बैंक अकाउंट हो, एक बार के लिए तो आपको डर लग गया होगा अगर 37,000 वाला स्टॉक एक बार गिर के 30,000 आ जाए तो क्या होता है ना, इन स्टॉक्स में, इन स्टॉक के साथ दिक्कत यही है। इन स्टॉक के साथ दिक्कत क्या है कि या तो आप इनको लेके बैठे रहें और उसके बाद जब इस तरह की करेक्शन आया उसमें घबराएं नहीं। अब मान लो आपने वो 14,000 पे ले लिया था हिटाची, वो 40,000 हो, 37,000 हो गया। अब वो 37 का 34 हो गया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके घर से तो कुछ नहीं जा रहा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें फिर आपको एक बार लगेगा डर है। अब ये चाइनीज़ कंपटीशन की खबर कल कुछ और आ जाए, एकदम से कुछ और आ जाए, पता नहीं, ये एआई की ट्रेड एकदम से रिवर्स हो जाए, फिर से ये सारे के सारे स्टॉक्स गिर जाएं, ये नहीं पता हमें। इनका जो क्लीन मूव था ना वो अब खत्म हो गया है। जो एक वन वे मूव चल रहा था एबीबी में, जी वर्नोवा में, अभी देखिए चार्ट देखिए, जी वर्नोवा वाला वो चार्ट रखिए जरा एक बार, हाँ ये भी रख दीजिए। अब बताइए, इसको ना आप देख के इसका ऑपरेशन तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ऐसे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी कहाँ लगाएंगे आप बताइए मुझे। हिटाची में फॉर एग्जांपल अगर आप आज ले रहे हैं हिटाची में, आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे? अब जैसे इटर्नल है या फिर हीरो मोटोकॉर्प है, टीवीएस है, अशोक ले रहे हैं, अभी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, इन ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हिटाची जैसे स्टॉक में। जब तक वो चल रहे थे तब तक ठीक था, आपके पास है तो ठीक है। फ्रेश एंट्री मुझे तो थोड़ा ऐसे, मैं शायद मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, और इसके लिए मैं अपने आप को थोड़े से कम स्टॉक्स तक वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड रखता हूँ, आपने देखा ही होगा, है ना। तो इस वजह से खैर एनीवे मेरी नज़र ना बार बार जा रही है पतंजलि फूड्स पर। देखिए कुछ तो हुआ है पतंजलि फूड्स में, आज इस तरीके के वॉल्यूम पर इस तरीके की सेलिंग नहीं आती है। और आज सुबह सुबह हमने अलर्ट किया था। आई थिंक एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आश्रया, आई थिंक ये बात लोग भी मानेंगे, हमारे व्यूअर भी मानेंगे,
सुबह जब ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने अलर्ट किया कि ये स्टॉक गिर रहा है, और आई थिंक पता नहीं कुछ रीजंस होंगे या नहीं होंगे, करीब 12-1 पे तो लोगों ने नोटिस ही नहीं किया था कि ये स्टॉक गिर रहा है। हमने एक नोटिस किया सुबह सुबह 9:45 पे कि एकदम से स्टॉक गिरा, तब 5% नीचे था। हाँ। तब 5% नीचे था जब हमने उसको पिक किया था। वहाँ से इंटरडे में स्टॉक 16-17% तक नीचे गिरा है, और उसके बाद वो कैंडल जो थी, जो रेड थी, उसमें आपको एक अलर्ट दे दिया गया था कि ये कुछ हो रहा है, यहाँ पर आज का एक्सीडेंट हो रहा है। आई थिंक हम ये एक चीज़ इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि एक डिस्पैशनेट व्यू ले पाते हैं हम कई स्टॉक्स पर, जो शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ये एक और रीज़न है। खैर एनीवे 14% के करीब स्टॉक नीचे है इस समय आपको पतंजलि फूड्स का। इसी पर बात करते हैं। आशीष ने पूरे दिन मेहनत काफ़ी की कि ये स्टॉक गिरा क्यों, कुछ मिला नहीं उन्हें, लेकिन फिर भी क्या निकल के आया? सर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है और प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन के लिहाज से तो जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़, इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ कि सभी बिजनेस न्यूज़ चैनल्स में सबसे पहले जो फ्लैश आया था, पहला अलर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको सीएनबीसी आवाज़ पर था, और उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली। अब दरअसल ये जो आज की गिरावट है, आज हम इसके लिए बात करें क्योंकि हिस्टोरिक गिरावट है। एक बात को समझिए कि जून 2024 के बाद से सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और 4 साल की हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ ये फॉल, यानी इतना बड़ा बिकवाली। हालांकि कुछ खबरें चल रही हैं मार्केट्स में, उसके ऊपर मैं आऊँगा पहले, लेकिन पहले कुछ प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देख लिया जाए। पतंजलि फूड स्टॉक ऐसा है जिसकी चर्चा देखिए अंडर परफॉर्मेंस के लिहाज से ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन आप एक तरफ निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को रखिए, दूसरी एफएमसीजी कंपनियों को रखिए और पतंजलि को देखिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न्स के मामले में अच्छा नहीं है। अब पतंजलि फूड्स को आप देखें तो पिछले 6 महीने में तकरीबन 35% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, लेकिन वहीं अगर आप निफ्टी एफएमसीजी को देखें तो गिरावट आई केवल 8% की। एक साल में देखें तो ये स्टॉक तकरीबन 40% लुढ़का है। वहीं अगर आप निफ्टी एफएमसीजी को देखें तो 14% की गिरावट देखने को मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब पतंजलि फूड्स के निवेशकों को 5 साल में भी मुनाफा देखने को नहीं मिला। अब अभी भी तकरीबन 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते, अभी भी वो 1 ही लाख है। 1% के आसपास का वेरिएशन मूव यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इसी बीच 5 साल में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 33% चल चुका है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतना टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, इतनी तेजी से ग्रोथ है, ये पाम ऑयल प्लांटेशन की बात करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखें ना तो संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर बनाए रखते हैं। अब दूरी इसके लिए भी है, या तो पता नहीं क्या दिक्कत है इसके अंदर, वैल्यूएशन तो बड़ी सस्ती लग रहे हैं। मैं कुछ ब्रोकरेज हाउस के एस्टिमेट्स देख रहा था, एस्टिमेट्स के अनुसार FY28 में 23 रुपये की EPS का अनुमान है, यानी इस हिसाब से देखें तो स्टॉक का जो PE निकल कर आ रहा है ये केवल 14 टाइम्स का है। कौन सी एक FMCG कंपनी होगी, कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी होगी, जो 14 के PE पर मिल रही है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर ज़्यादा अगर आप देखें तो रुचि नहीं दिखा रहा। और ऐसा नहीं है कि ये जो संस्थागत निवेशक हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए 2 नाम आपको दिख जाएंगे, GQG पार्टनर्स जिनकी तरफ से 11.42% हिस्सेदारी इनकी, और दूसरा LIC। हालांकि LIC की कवरेज तो आप देखिए तो बहुत ही बड़ी, बहुत सारे स्टॉक होते हैं, लेकिन LIC का भरोसा है स्टॉक के ऊपर, 9.13% की हिस्सेदारी है। और अब पता नहीं इन दोनों में से किसका पेशेंस पहले गिव अप करेगा, लेकिन स्टॉक में आप देखें तो पैसा बिल्कुल बन नहीं रहा है। अच्छा, दिक्कत की बात है कि मैं पढ़ भी रहा था कि पतंजलि में एक इशू ये भी है कि मार्जिन्स को लेकर आप देखें तो स्टेबिलिटी नहीं है, खासतौर पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। 1 क्वार्टर अच्छा आ जाएगा, 2 क्वार्टर खराब चल जाएंगे, और इसके पीछे एक तो कारण ये कि पाम ऑयल से रिलेटेड जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एबिटा की ग्रोथ साल दर साल का ट्रेंड आप देखें, Q4 में आप देखें तो तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 14% की गिरावट, यानी ये जो प्रीवियस क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले क्वार्टर में 22% एबिटा घट गया था, फिर 20% की तेजी आ गई Q2 में, और उससे पहले वाले क्वार्टर में अगेन 22%। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये एनालिस्ट को, मार्केट्स को पसंद नहीं आती, और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये स्टॉक थोड़ा सा साइडलाइन रहता है। 5 साल में भी इस स्टॉक में पैसा नहीं बना, और आज तो हिस्टोरिक गिरावट है। ओके, बिल्कुल शुक्रिया आप आशीष। बिल्कुल जो वो मार्जिन वाली प्लेट रखी ना, वो एक बार वापस रखिएगा, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। और एक बार पतंजलि का 1 साल का चार्ट भी रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। ये देखिए, ये मार्जिन वाली प्लेट है, काफ़ी वॉलेटाइल है। इसमें जो एबिटा ग्रोथ है कभी ऊपर कभी नीचे। और एक बार स्टॉक का 1 साल का चार्ट रखिएगा। है क्या 1 साल का चार्ट? नहीं है तो बता दीजिए मुझे, 2 में से एक चीज़ तो हो जाए। हाँ, तो ये देखिए, ये करीब 40% के करीब नीचे है, तो एक तरीके का वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही रहा है ये। अगर आप देखेंगे जब से ये FNO में आया है तब से
इसका मार्केट कैप कितना है एक बार जरा वो भी देख लेते हैं पतंजलि फूड्स का। और इस पर 351 है वो मार्केट कैप वाली प्लेट भी फायर करेगा। उसके बाद हाँ 30,000 करोड़ है। 37,000 करोड़ 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई छोटा स्टॉक भी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई एकदम छोटा स्टॉक है, लेकिन गिरावट बड़ी आई है यहाँ पर। ये हटा दीजिए इसको, ये आई थिंक कुछ गलत है, इसका स्प्लिट वगैरह फैक्टर ही नहीं होगा इसमें, इस वजह से। खैर जो भी है, गिरावट तो है स्टॉक में। शुक्रिया आशीष। और जैसे आशीष ने कहा कि सिर्फ CNBC आवाज़ ने आपको अलर्ट किया था आज सुबह कि यहाँ बड़ी गिरावट हो रही है, तब तो 5 ही % नीचे था। इंटरडे में तो 16% तक नीचे गया था, 328 तक गया था, और फिर वहाँ से 352 तक की थोड़ी सी रिकवरी आई है। चंदन जुड़े हमारे साथ शो में, उनकी ट्रेड लेते हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून। चंदन जी बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। फोकस करना चाहूंगा BHEL पे, क्योंकि सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स काउंटर में काफी अच्छा मूवमेंट है। चाहे आप ABB की बात करें जहां पे ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है, सीमेंस में भी मूवमेंट है, और BHEL पिछले लगभग 4-5 दिन से हम ट्रेक कर रहे हैं कि एक वीकली चार्ट पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और पिछले 4-5 दिनों से हायर राइज हायर लोज और या फिर हायर लोज के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है। ओवरऑल जिस हिसाब से डेटा सेटअप है, नीचे में पुट राइटिंग हो रही है, लोन के बिल्टअप भी हो रहे हैं, और लगभग पिछले 45-50 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब टूटते हुए नजर आएगा। तो ये मूव आता है तो आई थिंक बड़ी रैली आएगी, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी आएगा। स्टॉक अपने मल्टीपल ईयर्स लो के आसपास मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 2007 में 390 के भाव होते थे और अब उस लेवल के आसपास आया। तो BHEL में मूवमेंट है इमीडिएट बेसिस पे, पोजिशनल दोनों लिहाज से। 407 के आसपास का सपोर्ट है, पहला टारगेट बनेगा 432, और उसके ऊपर पैटर्न कंफर्म होता है तो 450 से लेके 480 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। तो BHEL पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, लक्ष्मण जी के पास चलते हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जल्दी शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले लक्ष्मण जी को फ्री कर देते हैं। और लक्ष्मण जी ने आज काफ़ी स्टोरीज ब्रेक की हैं जो कैबिनेट में, मतलब औपचारिक ऐलान 3 बजे आएगा, और सिंस लक्ष्मण जी ने ब्रेक किए तो औपचारिकता ही माने उसे। लेकिन रिविजिट करते हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या क्या आने वाला है आज। जी गुड आफ्टरनून। दरअसल सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आएगी कैबिनेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिसकी संभावना है वो है यूरिया सेक्टर को लेकर के। यूरिया सेक्टर को लेकर 3 बड़े ऐलान होने की संभावना है, जो कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव के तौर पर था और समझा जा रहा है कि इसे मंजूरी मिल गई है। पहला कि यूरिया के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी मिलने की संभावना है। ये न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी करीब अगले 5 साल के लिए होगी, और इसके तहत यूरिया के नए प्लांट लगाने पर सरकार उनको एक निश्चित रिटर्न की गारंटी देगी, और एक गैस बेस्ड यूरिया प्लांट लगे सरकार ये सुनिश्चित करेगी। तो ये एक बड़ा फैसला होने समझा जा रहा है कि हो गया है, कैबिनेट में औपचारिक ऐलान किया जाएगा। दूसरा, ईरान वॉर की वजह से यूरिया की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने दाम नहीं बढ़ने दिया, तो सब्सिडी काफी बढ़ गई थी। सब्सिडी की भरपाई सरकार कैसे करेगी, इसको लेकर एक प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिलने की संभावना है। वह है यूरिया की जो सब्सिडी स्कीम, मौजूदा सब्सिडी स्कीम है, इसको आगे जारी रखा जाएगा, यानी यूरिया कंपनियों को सरकार सब्सिडी उसी दर पर आगे भी देना जारी रखेगी, कीमतें नहीं बढ़ेगी, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी। तो यूरिया सब्सिडी को मंजूरी मिलने की संभावना करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी हो सकती है। तीसरा, जो यूरिया के पुराने प्लांट हैं जिनको नई एनर्जी नॉर्म्स के तहत अपने आप को ढालना था, उसके लिए न्यू एनर्जी नॉर्म्स को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे पुराने जो प्लांट है, खास सरकारी कंपनियों के यूरिया प्लांट, उसको राहत मिल सकती है। तो 3 बड़े फैसले यहां पर हो सकते हैं। एक और बता दूं जल्दी से, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी मिलने की संभावना है। शायद मंजूरी मिल गई, औपचारिक ऐलान आप देखें कैबिनेट की ब्रीफिंग में। और एक और सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिलने का प्रस्ताव था, शायद उसका भी ऐलान होता हुआ आपको कैबिनेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखेगा। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी खबरें आ जाएंगी, और सबसे पहली खबर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। वक्त हो चुका है कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेते हैं हम गाबा सर से, विकास जी से और आशीष जी से। गाबा सर बताइए फिर कैश काउंटर के लिए कौन सा स्टॉक? मेरे ख्याल से पावर इंडिया पे ध्यान देना चाहिए। ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया हुआ है मेरे क्लाइंट्स को, ट्रेड करा 34,000 के आसपास, टॉप लगाएंगे 33,000 का, करीब 1,000 का है, लेकिन टारगेट भी 36,000 से 37,000, उसे वक्त लगेगा उसके लिए। तो 35,000 फिर 36,000, ये एक जोन वहां तक जा सकता है पावर इंडिया। गाबा सर ने कैश में भी एफएनओ का स्टॉक चुना, और वो भी सबसे हाई टिकट वाला 34,000 का हिटाची इंडिया। चलिए कोई बात नहीं। विकास जी आपकी ट्रेड कैश में?
जी हाँ, मेरा दीपक एनटीआर मुझे लग रहा है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में 1780 का टारगेट आते हुए देखने मिल रहा है और नीचे में 1600 और 1674 के आसपास 1674 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 1780 के आसपास के टारगेट देखने मिल सकते हम्म, ये ट्रेड हो गया। अब उस चलते हैं आशीष ख्याल जी के पास दीपक नाइट्रेट के बाद। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, जुबलिएंट फार्मोवा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, 1000 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पा रहा था। अभी फिलहाल सस्टेन करना चाहिए इस लेवल्स पे, और अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है तो ऊपर में टारगेट हम नियरली 1065 के देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 980 का। ओके, तो यहाँ पे जुबल फार्नोवा आपकी स्क्रीन पे 1017 पे आपकी बाय कॉल, 3 कैश कॉल्स यहाँ पे पूरी हो गई। क्योंकि इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा माइलेज है नहीं, इंडेक्स वहीं पर ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रेड्स को देख रहा था कि और कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। चंदन, आज सीमेंट स्पेस है ना पूरा लोअर ट्रेजेक्ट्री से रिजेक्ट कर रहा है, और लीडर इन द पैक आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट 11799 पे 11800 पे आज 200 EMA क्रॉस कर रहा है। कुछ देर पहले डालमिया भारत पे बात हुई, डालमिया भारत 3.5% ऊपर, ये भी लोअर ट्रेजेक्ट्री से। मतलब रिवॉर्ड अच्छा रखता है ना ये स्पेस, और इमर्ज हो रहा है लोअर लेवल से। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? सीमेंट में अभी क्या चीज करना चाहिए सेकेंड हाफ ऑफ दिस सीरीज के लिए? बिल्कुल वीरू, नमस्कार। देखिए, कहीं ना कहीं वापस कैपिटल गुड्स और सीमेंट काउंटर पे फोकस बाजार का आया है। और सीमेंट काउंटर में देखें तो डालमिया की आपने बात की थी, बट ग्रासिम का सेटअप काफी अच्छा है, क्योंकि ये जो 11700 11800 का जंक्चर है, ये लगभग इसने 40 दिन लगाए हैं, कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे के लेवल पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। कहीं ना कहीं पिछले लगभग 20-22 दिनों से एक चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है और आज उस चैनल का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप की बात करें तो थोड़े से लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं और प्राइस मूवमेंट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो लग रहा है मूव बनना चाहिए। वैसे तो 5-6% की रैली बननी चाहिए, बट लेवल के हिसाब से हम बात करें तो 11500 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और ऊपर में लगभग 12500 तक के टारगेट बनने चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए और स्विंग के हिसाब से देखना है तो मेरे हिसाब से 11630 का भी सपोर्ट लगा सकते हैं, ऊपर में 12000 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज़ की एक और एक्सक्लूसिव की। देखिए, काफ़ी M&A डील्स हुई हैं, पिछली 2 बड़ी M&A डील्स सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ने आपको बताई थी। अब एक और डील की तैयारी हो रही है, ऑरम प्रॉपटेक एक एक्विजिशन की तैयारी कर रहा है। तो नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं सारी डिटेल्स। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। ऑरम प्रॉपटेक यहाँ पर जो है खरीदारी कर सकता है हाउसिंग.com का। एक्चुअली फोकस में इसलिए क्योंकि कल इसकी बोर्ड बैठक है जहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी विचार करने वाली है। प्रेफरेंशियल इशू, QIP और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी फंड जुटा सकती है। अब फंड जुटाएगी तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जाएगा। कंपनी नॉर्मली जो है सॉफ्टवेयर कारोबार में काम करती है, तो इसके लिए जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पिछले कुछ समय में कंपनी ने काफ़ी सारे M&A एक्विजिशंस किए हैं। सोर्सेज की देखिए, सीएनबीसी आवाज़ के सोर्सेज के अनुसार कंपनी इस बार हाउसिंग.com जो है उसका एक्विजिशन कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है REA इंडिया से। कंपनी ने पिछले साल हाउसिंग.com की जो सिस्टर कंपनी है PropTiger.com उसको खरीदा था। अगर ये पूरा एक्विजिशन हो जाता है तो पूरा जो इंटीग्रेशन होगा इस कारोबार को लेकर, ऑनलाइन रियल एस्टेट कारोबार को लेकर, वो पूरी तरह से जो होता हुआ नजर आएगा। अधिग्रहण के बाद पूरा इंटीग्रेशन होते हुए दिखेगा और उसके बाद पूरी सप्लाई चेन यहाँ पर प्रॉपर हो जाएगी कंपनी के लिए। पिछले 2 दिनों में देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक के प्राइस में। और पिछले पहला एक्विजिशन ये 2021 से देखें तो कंपनी लगातार एक्विजिशन करती हुई नजर आई है। पिछले साल मई के महीने में हाउसिंग.com की जो सिस्टर कंपनी है PropTiger.com उसका एक्विजिशन किया था इक्विटी स्वैप के जरिए। 86 करोड़ में 100% एक्विजिशन करती हुई नजर आई थी। 2023 में नेस्ट अवे का एक्विजिशन किया था, 90 करोड़ के एक्विजिशन की ये वैल्यू रही है। और लगातार पिछले कुछ समय में कंपनी का फोकस इन ऑर्गेनिक ग्रोथ पर रहा है। इस बार फंड जुटाने के बाद कंपनी हाउसिंग.com का एक्विजिशन कर सकती है और इन एक्विजिशन के चलते पिछले 5 साल का कंपाउंडेड बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो आपको 25% से ज़्यादा का दिखेगा। तो जितनी भी ग्रोथ आई है इन एक्विजिशन के जरिए ही कंपनी ने अपनी बुक्स में दर्ज किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नज़र रहेगी। प्रोमिनेंट नाम आपको प्रेफरेंशियल इशू में कल नज़र आ सकते हैं और उसके बाद नज़र रहने वाली अनाउंसमेंट पर जो कि एक्विजिशन से रिलेटेड हो सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया नूपुर। ये ज़्यादा ट्रैक नहीं है स्टॉक वैसे ऑरम प्रॉपटेक, लेकिन जैसा नूपुर ने बोला
काफ़ी एक्विजिशंस किए इन्होंने इन द पास। Housing.com एक समय पे बहुत बड़ा स्टार्टअप माना जाता था, लगता था कि शायद ये एक बड़ा कंपनी बनेगी, लेकिन फिर कुछ इश्यूज हुए, वो पोटेंशियल कभी फुलफिल कर नहीं पाई कंपनी, तो अब शायद उसका एक एक्विजिशन हो जाए। ये एक यहाँ पर एक खबर है। तो इस पर सिर्फ लिस्टेड स्टॉक इसमें सिर्फ ऑरम प्रॉपटेक है, इस पर एक करीब 6% के मूव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम आशीष जी से, मानस जी से, चंदन जी से। चंदन जी आप शुरुआत करिए। बिल्कुल, देखिए स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो मैंने यहाँ पे कैपिटल गुड्स काउंटर की बात की और उसके अलावा मेरा फोकस रहेगा इटर्नल पे। सो इटर्नल पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नियर बाय स्ट्राइक की ऑप्शंस में काफी एक्टिविटी हो रही है। हालांकि ओटीएम स्ट्राइक्स में इतना मोमेंटम नहीं है, बट जिस हिसाब से 3-4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे रिकवरी बन रहा है। 295 का कॉल ध्यान में रखना चाहिए। 295 का कॉल इटर्नल का भी लगभग 9 रुपए 70-75 पैसे का होगी। सपोर्ट रखेंगे 6 रुपए 50 पैसे का, टारगेट बनेगा 14 रुपए 20 पैसे का। ओके, इटर्नल की 295 की कॉल, चंदन जी का ट्रेड। मानस आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा, धमाकेदार ऑप्शन? देखिए स्विगी पे मेरा ध्यान है। स्विगी करेक्ट हुआ था पिछले 3 दिनों में, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट की और रैली रिज्यूम हुई है, तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे। 270 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको स्टॉप लॉस 6.5 रुपए का लगा के रखना है और टारगेट 17 रुपए के सेट करने हैं। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। स्विगी और इटर्नल दोनों कवर हो गए ऑप्शंस में। आशीष जी आपने क्या देखा? देखिए यहाँ पर सीजी पावर पे अगर देखें तो अच्छा मोमेंटम बन रहा है और गुंजाइश है कि अच्छा ट्रेंड यहाँ से इमर्ज हो सकता है। सीजी पावर का 930 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 32 रुपीज के आसपास अभी कोट कर रहा है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर 26 का लगाना होगा और टारगेट यहाँ पर 42 रुपीज का देखा जा सकता है। ओके, सीजी पार यहाँ पे भी अच्छी स्ट्रेंथ। इटर्नल 2 बार पैनल में सुझाया गया, सीजी पार 2 बार पैनल में सुझाया गया, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक बार स्टॉक रखेगा नुवोको विस्टा, और शानदार तेज़ी कल के सेशन में हमने देखी और आज फॉलो बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। नतीजे काफ़ी अच्छे लगे थे कल बाजार को। आज का हीरो ऑफ द डे भी फिर से बना हुआ है। ऐसे क्या नंबर्स आ गए नतीजे में, एक बार फिर से समझ लेते हैं। नुपुर से, नुपुर गुड आफ्टरनून, बताइए आज का हीरो ऑफ द डे। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने कहा नतीजे काफ़ी अच्छे थे और नतीजे सच में काफ़ी अच्छे थे। ब्रोकरेज हाउस को भी ये नतीजे काफ़ी पसंद आते हुए दिखे। पिछले 2 दिनों में देखें तो 25% से ज़्यादा का मूव स्टॉक में आते हुए नजर आया। रेवेन्यू के तौर पर देखें तो 9% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मुनाफा यहाँ पर कंपनी का 20% बढ़कर आते हुए दिखा था। 10% से कामकाजी लेवल पर मुनाफा बढ़कर आया और मार्जिन देखें तो 18% के इस क्वार्टर में देखने को मिले थे। कंपनी की जो कॉस्ट डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बाजार को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। जो वॉलेटाइल जो इस प्राइजेस को लेकर पिछले क्वार्टर में देखने को कंसर्न्स मिले थे, उसके बावजूद कंपनी ने अपने मार्जिन्स को मेंटेन रखा है। कंसोलिडेटेड वॉल्यूम्स देखें तो 5% की बढ़त वहां पर भी आती हुई नजर आई है और इन नंबर्स के बाद पूरे सेक्टर के जो दूसरे प्लेयर्स है जैसे कि डालमिया भारत, वहां पर भी पॉजिटिव व्यू फिलहाल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बनते हुए नजर आ रहा है। ब्रोकरेज की देखें तो HSBC यहाँ पे बाई की कॉल है। टारगेट हालांकि यहाँ पे रेस किया है, 475 रुपीज़ का लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है जो कि हायर प्राइजेस से ड्रिवन इस क्वार्टर में देखने को मिली है। प्राइसिंग और कॉस्ट पर कंपनी ने अच्छा खासा एक मोमेंटम और कंट्रोल बनाया हुआ है जिसकी वजह से मार्जिन्स भी मेंटेन रखे। इसीलिए FY 27 से 29 के जो EPS एस्टिमेट्स है उसमें बदलाव किए गए, उसे बढ़ाया गया 6 से 11% तक। वैल्यूएशन की बात करें तो 5.7 टाइम्स FY 28 EV to EBITDA पर काम करता है। $55 पर टन EV to टन की अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस उन्हें नजर आती है। नोमुरा बाय का कॉल है, टारगेट 400 रुपये के देते हुए नजर आए। यहाँ पर भी उनका मानना है कि वैल्यूएशन फेवरेबल है और आगे चल के जो केपेक्स प्लान्स है उस पर भी नज़र बनी रहेगी। जेफरीज की तरफ से भी पॉजिटिव रिपोर्ट है, बाय की कॉल को मेंटेन रखा है। टारगेट प्राइस 430 रुपये का नजर आएगा। 10% से ज़्यादा का बीट कंपनी के एबिटा में देखने को मिला है। कॉस्ट प्रेशर जो है वो ऑफसेट हुई है पेटकॉक की जो कमज़ोर प्राइजेस थी और बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, और आगे चल के जो रैंप अप कंपनी करेगी अपने एसेट्स और केपेक्स को उस पर नज़र रहने वाली है। तो नंबर्स कल आ चुके थे, उसके बाद आज फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से थम्स अप और काफी पॉजिटिव आउटलुक यहां पर देखने को मिला है। ओके, शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है नुवोको को लेकर। आज भी स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार।
कुछ और काउंटर्स डिस्कस करते हैं जहां पर स्ट्रेंथ बाय द वे निचले स्तर से थोड़ा सा फिर से सुधरता हुआ मार्केट एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर आप आईटीसी, और आईटीसी अब निचले स्तर से सुधर रहा है। एक बार मारुति सुजुकी भी रखिएगा और इटर्नल में तो अच्छी तेज़ी है। एक बार एचडीएफसी बैंक रखिएगा, यहाँ पर कैसे मूव्स, यहाँ पर भी देख लेते हैं। मारुति सुजुकी एक डिप आई और फिर वहाँ से बाइंग नज़र आई है। मारुति सुजुकी हालांकि ऑटो स्पेस में प्रेशर है, काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है ये स्टॉक। राजेश जी, मारुति सुजुकी में क्या करना चाहिए? काफ़ी उतार चढ़ाव आज के सेशन में। श्रेया, देखिए अगर मारुति का डेली चार्ट देखें तो एक आप कह सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन है 13,800 के नीचे। तो मुझे लगता है कि जो 13,800 है, 13,800 से लेके 14,000 का, ये एक इसके लिए एक आप कह सकते हैं एक सप्लाई पॉइंट है, काउंटर बड़ा है। तो जब भी उछाल मिलेगा तब इसमें वीकनेस आएगी। इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। प्रोबेबली यहाँ से करेक्ट होगा, जिसका पहला टारगेट आएगा 13,000 और उसके बाद 12,500। तो मारुति अगर आप चार्ट देखें तो आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे वीकनेस शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट लग रही है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब आपके लिए 4 का चौका का सीक्वेंस लेकर आते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे चंदन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। राजेश जी हैं चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी हमारे साथ हैं। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आईओसी पे मेरा ध्यान है, जहां पर करीब 5 दिन से अगर आप देखें तो स्टॉक 135 का आंकड़ा नीचे की साइड पे ब्रेक नहीं कर रहा था। आज स्टॉक ने गेन कर लिया है, बाइंग देखने को मिली है। तो आईओसी का 140 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 6 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, आईओसी की 140 की कॉल चंदन जी से पिक करते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार। चंदन, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा कैपिटल गुड्स में। एबीबी हालांकि ये काउंटर 4.5% बढ़ चुका है, बट प्राइस सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है, इसके लिए इसी पे खरीदारी के मौके ढूंढना चाहूंगा। डेली और वीकली चार्ट में एक बड़े ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, तो इमीडिएट और पोजिशनल दोनों लिहाज से यहाँ पे मूव बनना चाहिए। सो एबीपी पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट होगा लगभग 7,080 के आसपास का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 7,450 के। एबीबी इंडिया एफएनओ सुपरस्टार में और वायदा का टॉप गेनर। राजेश जी, आपका चार्ट का चमत्कार। श्रेया, देखिए मेरी नजर है पीआई इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर। पीआई इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखें तो इससे कॉन्ट्रा बाय का चार्ट क्लियर आप कह सकते हैं, इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन डेली चार्ट, और जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो है करीबन 2700 से लेके 2750। एज अ स्विंग ट्रेडर हम 2700 का टारगेट लेके पीआई इंडस्ट्रीज बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 2600 के नीचे, तो होगा 2590 का, 2590 का स्टॉप लॉस। कोई भी डिप मिले तो पीआई इंडस्ट्री बाय करें। पीआई इंडस्ट्रीज टिप पर बाय करें, ये हो गई ट्रेड आपकी। गौरांग जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी, क्या पिक आपकी? तो मिड कैप फंडा के रूप में अनुज भाई लंबी अवधि के लिए श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर कुछ ही समय पहले हमने खरीदारी की राय निकाली है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ये हो गई गौरांग जी की पिक। चलिए काम करते हैं, अब रिकैप करते हैं आपके लिए। 4 का चौका में आईओसी की 140 की कॉल मानस जी की पिक है। 2.5 रुपये के स्टॉप लॉस, 6 रुपये के टारगेट रहेंगे यहाँ पर। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चंदन जी की पिक है एबीबी, 7,080 के स्टॉप लॉस, 7,450 के टारगेट। राजेश जी ने चार्ट का चमत्कार में पिक किया पीआई इंडस्ट्रीज, 2590 के स्टॉप, 2700 के टारगेट। गौरांग जी की पिक आएगी आपकी स्क्रीन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 स्टॉक्स की जहां अच्छे मूव्स हैं, दोनों अलग अलग खबरों से, Hyundai और एथर। Hyundai में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट और एथर में एक न्यूज़ फ्लो, इन दोनों का इम्पैक्ट। श्रेया से समझ लेते हैं दोनों स्टॉक्स में क्यों तेजी आई। श्रेया बताइए। राइट, एथर एनर्जी 7% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है और Hyundai मोटर्स देखिए 2.5% ऊपर है। एथर एनर्जी से शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए खबर थी और सीएनबीसी आवाज़ ने बताई आपको कि हीरो मोटो इसमें 1,000 करोड़ का और निवेश करने वाला है और प्रेफरेंशियल इशू और कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी कंपनी, और इसके बाद अब नई अपडेट भी आती हुई वो भी रखूँगी। लेकिन उससे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जून 2026 तक जो आंकड़े हैं, तो एथर एनर्जी में हीरो मोटो कॉर्प की जो हिस्सेदारी है वो 29.5% के करीब है। 2016 से हीरो मोटो कॉर्प एथर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है और हिस्सेदारी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब बोर्ड ने 1200 करोड़ तक फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है एथर एनर्जी को, और ये जो फंड है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन में, बिजनेस एक्सपेंशन में काम
के लिए किया जाएगा यूज़ और 1260 प्रति शेयर के भाव पर करीब करीब 79.36 लाख कन्वर्टेबल वारंट जारी होंगे और ये हीरो मोटो को ही होंगे कन्वर्टेबल वारंट। और साथ ही एक और अपडेट, इंडिया जापान फंड को 1230 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर्स जारी होंगे। तो ये बड़ा अपडेट एथर एनर्जी को लेकर और इसलिए स्टॉक में आप खासा मोमेंटम देखेंगे, 7% ऊपर आज के सेशन में नजर आएगा। दूसरा जो स्टॉक है Hyundai, यहाँ पर शानदार तेजी आज के सेशन में और एक बड़ी ब्रोकर रिपोर्ट आई थी बुफा बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से और अपग्रेड किया गया था। देखिए न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाई की रेटिंग इन लेवल्स पर और टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया। 1850 पहले टारगेट प्राइस था, उसे बढ़ाकर 2400 का कर दिया, यानी कि करीब करीब 22% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि शेयर अभी भी अपने IPO प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा बुफा का मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है Hyundai मोटर्स में एंट्री करने के लिए, इसलिए एक शानदार रैली देख रहे हैं आप। और इनफैक्ट उनका कहना है कि जो करेक्शन हमने Hyundai मोटर्स में देखी वो फ्यूचर की चैलेंजेस की वजह से हुआ था और काफ़ी गिर चुका था स्टॉक, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड अब प्रोफाइल काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कंपनी नए अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकती है, न्यू SUV हाइब्रिड व्हीकल्स, जो कि आगे चलकर वॉल्यूम बढ़ाएगा और प्रीमियम सेगमेंट में Hyundai मोटर्स की मजबूत पकड़ है और लगातार अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो प्रोडक्ट मिक्स से आगे चलकर मार्जिन्स में और सुधार होने की पूरी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज, कॉस्ट एफिशिएंसी, इन सब से आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में सुधार देखने को मिल सकता है और ज़्यादा लोकलाइजेशन से भी अगर आप बात करें तो प्रॉफिट को एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कैश फ्लो भी Hyundai मोटर्स का मजबूत बना हुआ है और बैलेंस शीट से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है बुफा को, इसलिए वो कह रहे हैं कि हाल की गिरावट के बाद इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हाल की गिरावट के बाद इन लेवल्स पर बाय का कंटेंडर Hyundai। गौरांग, आपकी राय क्या है? हालांकि इस फेज में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट पूरे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को में आउट परफॉर्म करके गया वो था टाटा का पंच, है ना, बिकॉज उनका EV पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी जैसे कि शेयर ने मेंशन भी किया कि ठीक है बीच में मूव आया था 29 तक का, बट स्टिल आई मीन क्लोज टू इट्स IPO प्राइस। Hyundai पे आपका टेक क्या है? ये एक सक्षम कंपनी है वीरेंद्र, और इनकी जो मिड साइज SUV सेगमेंट क्रेटा की जो EV की बिक्री है वो बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री हुई है और काफी लोगों ने पसंद भी की है ये गाड़ी। इसके अलावा बाकी अन्य मॉडल जिन्होंने जो भी लॉन्च किए हैं उसमें भी आपको सुधार होता हुआ दिखता है। अब क्षेत्र पसंद आता है पैसेंजर व्हीकल का, टाटा मोटर्स, PV, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इन सब पर खरीदारी की राय है। Hyundai मोटर भी एक मजबूत और सक्षम कंपनी है, लेकिन मेरे ख्याल से नए प्रोडक्ट्स जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे पोर्टफोलियो में वैसे वैसे आपको शायद ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो दूर होता हुआ नजर आएगा जैसे सुधार होगा। विशेष रूप में तो वीरेंद्र टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल Hyundai मोटर्स पर कवरेज नहीं है। मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 2009 पे ट्रेड कर रहा है। चलिए खैर इस बीच में एक ट्रेड और पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मानस, सुबह आपसे एक चर्चा हुई थी टोरेंट फार्मा को टेंडेमा पे पिक करने की, है ना? मेरे ख्याल से आप ही से हुई थी। लुक एट टोरेंट फार्मा नाउ, डे हाई और ऑल टाइम हाई। मानस, क्या व्यू है इस प्राइस पे अब? देखिए व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। अगर एक टारगेट सेट करने हो, बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो भी 5110 के आसपास के टारगेट आते हैं। 100 रुपए करंट लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप पोजीशन को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये सही समय है जब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 4940 के नीचे लगा लेना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कुछ नंबर्स का प्रीव्यू करते हैं। कल टेक महिंद्रा, विप्रो और जियो फाइनेंस निफ्टी में और FNO में BHEL, पॉलीकैब के समय 3 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ नतीजों का प्रीव्यू करने के लिए दोनों आशीष जुड़े हैं, आशीष वर्मा और आशीष चतुर्वेदी। तो वर्मा जी से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बड़ी IT कंपनियां क्या नंबर्स पेश करेंगी, विप्रो और टेक महिंद्रा। आशीष बताइए। बिल्कुल, जहाँ तक विप्रो की बात है, बोर्ड मीट तो इस समय अंडरवे है। 2 दिनों की बोर्ड मीट होती है विप्रो की, कल वो खत्म होगी, कल आउटकम आ रहा होगा और आमतौर पर विप्रो के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आते हैं। लास्ट क्वार्टर में आए थे तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास।
एक तो मैंने परफॉर्मेंस मैप करके दी है। विप्रो अंडर परफॉर्म करता रहा है, ईयर टिल डेट भी अंडर परफॉर्मेंस काफी स्टार्क है, और जब इस मंथ टिल डेट आईटी अच्छा कर रहा था तो विप्रो एक लेगार्ड के तौर पे आपको नजर आएगा। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड ये है कि सबसे कमजोर ऑर्गेनिक ग्रोथ टीयर 1 प्लेयर्स में विप्रो डिलीवर कर रहा होगा। कांस्टेंट करेंसी में आय 1.4% तिमाही दर तिमाही गिर रही होगी, जबकि इसके पियर्स टीसीएस ने आपको ऑलरेडी नंबर्स डिलीवर कर दिए, 0.4% बढ़ी थी, एचसीएल टेक की केवल 0.5% गिरी थी। उसके सामने विप्रो तकरीबन 1.5% कांस्टेंट करेंसी में आय गिर रही होगी, और वो तब जब 15 मई से माइंड स्प्रिंट का एक्विजिशन इन्होंने कंप्लीट करा है, तो उससे भी कंट्रीब्यूशन आना है। ब्रोकरेजेस कह रही हैं उससे 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। मार्जिन्स 40 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, वो खैर ठीक है, क्योंकि 2 मंथ के वेज हाइक्स को फैक्टर इन करने की जरूरत है, और जब आप कह रहे हो आय गिरेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपके फेवर में नहीं होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां तक गाइडेंस की बात है, इस बार की गाइडेंस हो सकता है -2% से +2% की, और इस बार 1-1 की बात नहीं हो रही, 2-2 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने 2 एक्विजिशंस कर रखे हैं, माइंड स्प्रिंट और अल्फा, उससे करीब 100 बेसिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। तो ठंडा कमजोर परफॉर्मेंस और शायद कमजोर सी गाइडेंस ही आप एक्सपेक्ट करिए विप्रो से। जहां तक टेक महिंद्रा की बात है, कल नंबर्स आने आमतौर पे ये भी बाजार बंद होने के बाद आते थे, पर लास्ट क्वार्टर में आपको याद होगा न्यू ईयर कंपनी करीब 1:45 बजे के आसपास नंबर्स आ गए थे, तो हो सकता है बाजार के दौरान टेक महिंद्रा के नंबर्स आ रहे होंगे। टेक महिंद्रा बेहतर करके गया है, जैसे विप्रो के केस में दिखा रहा था ईयर टिल डेट किस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस है, टेक महिंद्रा का बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। केवल 6% गिरा जब आईटी इंडेक्स तकरीबन 24% ईयर टिल डेट करेक्ट हुआ है। क्या एक्सपेक्टेड है? कांस्टेंट करेंसी में आय 1% इंप्रूव हो रही होगी और अपने पीयर से बेहतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि पिछले साल के सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स इसके 2 बड़े टेलीकॉम ग्राहकों का जो ऑर्डर आया था उसमें रैंप अप शुरू हुए थे, मतलब उससे ज्यादा बेहतर धंधा आना शुरू हुआ था, उसका फायदा टेक महिंद्रा को मिलेगा। मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होंगे, और ये सिलसिला पिछले कई क्वार्टर्स से, जब से ये अपने उस प्रोजेक्ट फोर्टियस पे काम कर रहे हैं मार्जिन एक्सपेंशन के, वो सिलसिला मार्जिन एक्सपेंशन का कंटिन्यू हो रहा होगा, और शायद FY27 में जो उन्होंने 15% की मार्जिन गाइड की थी, ये उस तरफ अग्रसर आपको नजर आएंगे। डील बुकिंग्स स्ट्रांग होंगी, करीब 800 मिलियन से $1 बिलियन के आसपास। लार्जली इस तरह की एस्टिमेट स्ट्रीट पेंसिल इन करके चल रहा है। ओके, ये विप्रो और टेक महिंद्रा के नतीजों का अनुमान। अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते, BHEL और पॉलीकैब के नतीजों से क्या उम्मीद है आशीष? देखिए, BHEL के लिए तो क्वार्टर बहुत ही शानदार देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले साल एबिटा घाटा था, इसके मुकाबले एबिटा लॉस के मुकाबले आपको एबिटा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब नंबर्स में आप देखें तो कुछ बड़े फायरवर्क्स नहीं, हालांकि एग्जीक्यूशन इस तिमाही के दौरान ठीक ठाक ही देखने को मिला है। 27% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है टॉप लाइन, यानी रेवेन्यू में 6,950 करोड़ के आसपास के एस्टिमेट्स है ब्रोकरेजेस के। एबिटा जो कि पिछले साल 537 करोड़ का एबिटा घाटा था, इस बार 125 करोड़ का एबिटा ये पॉजिटिव दर्ज कर सकते हैं, और 454 करोड़ का घाटा था, इस बार तकरीबन 50 करोड़ के आसपास का मुनाफा आ सकता है। ऑर्डर बुक आप देखें तो बढ़कर 2.6 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल सकती है, और आगे जाके मार्जिन्स को लेकर कमेंट्री क्या है और साथ में ऑर्डर इनफ्लो कैसे हैं, ये मार्केट ज़्यादा फोकस करेगा। नंबर्स आप देखें तो BHEL के ठीक ही आ रहे हैं। पॉलीकैब को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। अच्छा, पॉलीकैब क्या है? एक तो बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, लगातार बढ़ते जा रहा है, वैल्यूएशन हमेशा से महंगी थे, लेकिन पॉलीकैब में खास बात अगर आप देखें तो इस बार ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल रही है। 34% की बढ़त है, 7,916 करोड़ ये अनुमान है रेवेन्यू का। एबिटा की बात करें तो 24% की बढ़त है, लेकिन थोड़ा सा आप देखें तो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है, और मार्जिन जो कि 14.5% के थे वो घटकर 13.4%, और यही ये मामला ट्रिकी हो जाता है। बाकी अगर आप मुनाफे में देखें तो 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। जो केबल्स एंड वायर सेगमेंट है, FMEG सेगमेंट है, इसमें ग्रोथ टॉप लाइन की तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो एबिट है ये पिछले साल के मुकाबले घटते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट्स मान रहा है कि थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से अगर आप देखें तो मिले जुले नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ओके, शुक्रिया आशीष। मीनवाइल CNBC आवाज़ की खबर पर मुहर लगती हुई जो कैबिनेट ब्रीफिंग हो रही है, अश्विनी वैष्णव जिसे लीड कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो वही 5 चीज़ें हैं जो हमने आज सुबह ब्रेक की थी। सेमीकॉन 2, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अलावा यूरिया। तो ये एक बार फुटेज दिखा दीजिए साथ में, ताकि जो बात मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा सा एक कंफर्मेशन मिल सके। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन है,
अश्विनी वैष्णव जी की, और उसमें वो दिख रहा है वो जो पांचों चीज़ें हैं, जो सब कैबिनेट के डिसीजंस आए हैं और चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब वो उससे मूव ऑन कर चुके हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, उनसे बात करेंगे। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो इंडेक्स पर व्यू, इस समय क्या व्यू लेके चल रहे हैं मार्केट पर? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त सारे संसार में है जो क्रूड की चार्ट, और जैसे क्रूड लुढ़कता है, क्रूड उछलता है, उस हिसाब से इंडेसेस हमारी मूव करती है। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, पहले मैं क्रूड से स्टार्ट करूंगा जिससे कि दोनों चीजों को हम साथ में कोरिलेट कर सकें। तो पीसीआर अगर मेरी इस चार्ट को आप दिखा पा रहे हैं, हमने जो 50 में व्यू लिया 100 का, 100 के बाद व्यू लिया 65 का, 67 से हम घूम गए। अब हमारा व्यू तो 120 तक का है वापस क्रूड में, पर फिलहाल क्रूड में एक बार के लिए एक राउंड नीचे 67 से 81 हो गया। तो जो मैं आपको हमारी जो इंटरनल रिसर्च है वही कोट कर रहा हूं। अब हम वेट कर रहे हैं कि क्रूड अगले 5-7 दिन कुछ ठंडा हो जाए, थोड़ा ट्रम्प नरम नरम बातें करे और शेयर बाजारों को सारे वर्ल्ड में भागने का मौका मिल जाए। तो 81 से 71 और उसके बाद 81 और फिर 71, ये हमारी अगले 20 दिन की क्रूड की रेंज हो गई। तो 120 वाली फोरकास्ट के अंदर भी अगर क्रूड यहाँ 15-20-25 दिन टाइम निकाल देगा तो बाकी सारे संसार के मार्केट्स बिल्कुल बौखलाहट के साथ ऊपर जा सकते हैं। और मेरे स्क्रीन पे आप देखोगे कॉस्पी की चार्ट, जहां ये एक बबल बन गया था और 1500 से गिर गया नीचे 1030 तक। अब ये लग रहा है बबल का अगला फेज वापस आएगा। 1650-1700 की अगर कॉस्पी हो जाए तो यहां से भी 35% की कॉस्पी में शार्प स्पाइक आ सकती है। निक्की जो बबल बन गया था बस्ट हो गया, वापस इसमें फ्लैग पैटर्न बन गया और 80,000 की अगर निक्की हो जाए तो बाकी के ब्रॉड संसार के मार्केट्स पे मैं एक संक्षिप्त बात ये कर दूं कि इक्विटी मार्केट्स में अभी भी कहीं पर शॉर्ट करके पैसे बन जाए ऐसी कोई भी इंडेक्स वर्ल्ड वाइड नहीं दिख रही। इस कंटेक्स्ट में अब हम जब लौटते हैं निफ्टी पे, तो देखिए निफ्टी की मेरी प्लॉटेड रेंज जो है 24,800 तक हम इस राउंड में जाएं, चाहे कॉस्पी कितना भी तूफान मचा दे। निफ्टी एक बार के लिए तो 24,800 की भारी लगती है। 24,800 जाके निफ्टी वापस 23,800 आए, अभी तक का मैप ये है। और उसके बाद हम वो 26,500 की चाल को क्या पता पकड़ पाएंगे। और सिमिलर पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी पे कि एक बार हम फिलहाल 60,000 जाएं, वापस 56,500 आए और फिर हम 62,000 की तरफ जाएं। अगर मैप बदलेगा तो हम अपडेट करेंगे। ओके, ठीक है। सुशील जी, आपने बात की 24,800 की, निफ्टी बैंक पे भी आपने एक व्यू दिया। आपको बैंकों में इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स की अलाइनमेंट कैसी लग रही है? क्योंकि ये वीकेंड बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े नंबर्स आने हैं, बट अगर आपको पिक करना हो पोजिशनली बैंकों में कुछ लॉन्ग साइड पे, आपका झुकाव किस तरफ है? तो पहले चलिए हम बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स को कवर कर देते हैं। तो एक तरफा तेजी हम लगातार मेंटेन करके बैठे हुए हैं पीएसयू बैंक्स में। तो बैंक निफ्टी में जो 3 हैं, बॉब, कैनरा और पीएनबी, इनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न करके बहुत बड़े भाव इनके बन सकते हैं। ये हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन है क्लाइंट्स को कि इसमें 6 महीने का 7 महीने का व्यू लीजिए, बीच बीच में मुनाफाखोरी करते रहेंगे। एसबीआई जिसपे हम काफी नेगेटिव सी चार्ट को देख रहे हैं, एक बार का शॉर्ट सेल का ट्रेड उसका भी हमने समेट लिया कल। 50-60 रुपए की इसमें भी रिबाउंड आ सकती है। अब लौटते हैं प्राइवेट बैंक्स की तरफ। तो सुपरस्टार मूवमेंट लगती है एक्सिस बैंक की 1500 की तरफ चल पड़ा है, ये मोमेंटम है उसमें। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक बार के लिए 12-13% की यहां से भी मूवमेंट दे सकता है, पर कोई बहुत मजेदार, बहुत लचकदार उसकी चार्ट नहीं है। इंडसइंड बैंक जिसको कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है और वो अंडरबॉट चार्ट बढ़ती जा रही है, तो थर्ड हाईएस्ट परफॉर्मर हमें प्राइवेट बैंक में से वो लग रहा है। एयू बैंक बहुत छोटा बैंक है देखिए, तो अगर वो 20% बढ़ के नया हाई यहां से बना देता है तो उसके 20% और एक्सिस बैंक को मैं बराबर नहीं मानता। बच गए आपके आईसीआईसीआई और एसबीआई। आईसीआईसीआई की चार्ट थोड़ी सी संदेहास्पद बनी हुई है। इस चार्ट को देख करके कोई यहां से इस पे बड़ी तेजी लड़ा देने का साहस करने की इच्छा नहीं हो रही है। और एचडीएफसी बैंक निफ्टी के साथ साथ इनलाइन 7-8% की मूवमेंट दे सकती है, पर असली मलाई बैंकों में जो है वो इंडेक्स के बाहर। आज आरबीएल, अब आप देखो बंधन बैंक कैसे वो आरबीएल वाला सेम आरबीएल टाइप परफॉर्म करेगा। जो हमारा कॉल था 150 से, वो फ्लेयर अप होने लग गया। या आपके जो छोटे वाले जो दूसरे पीएसयू बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया, यूओबी, पकड़ के बैठना है हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। ओके सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ये तो बैंक्स की बात हो गई। दूसरा बड़ा स्पेस आईटी, हमने एचसीएल टेक, एलटीटी, टाटा एलेक्सी के नतीजे देखे, विप्रो, टेक महिंद्रा के आने हैं।
नतीजे कैसे लग रहे हैं जो भी नंबर्स अभी तक आए हैं, और साथ ही अब इस स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, एक्सट्रीमली अंडरबॉट, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ सेक्टर है। हमारा एक पैसे का भी कोई एनालिसिस में परिवर्तन नहीं है। रातों रात कोई इनमें मिरेकल हो जाए वैसी भी आउटलुक नहीं है। समय लगेगा। जब देखिए एकदम बैजरिंग हो जाए, 2020 के अंदर जिस तरह का माहौल पूरे मार्केट का था, उससे ज्यादा गंदा सेंटीमेंट आज आईटी स्टॉक्स का है। तो जब ये बड़ा बॉटम बनता है ना, इस बॉटम के अंदर में भी कई बार बॉटम बनते हैं, इसलिए एकदम ओवरबोर्ड होके आप गले तक तो माल भर नहीं सकते। पर ए टू जेड आईटी स्टॉक्स में अगर फोर्स कर दिया जाए कि व्यू लेना ही पड़ेगा, तो बाई का ही व्यू है, सेल का व्यू किसी में भी नहीं। कोई इससे भी कोई हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग एंट्री है। और इन्फोसिस हम पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं, 6 महीने 7 महीने में इसका हम 1700 का भाव देखें अगर, और साल भर में हम टीसीएस को 3200 पे देखें, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है। तो श्रेया जी, आईटी के सारे ही स्टॉक्स पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग बाई। अब देखो, इन्फो एज एक स्टॉक है जो हम उसको आईटी के स्टॉक्स में एग्जैक्टली नहीं गिन सकते। वो एक वेंचर फंड है जिसने बहुत बड़ा न्यू एज स्टॉक्स पे बेट लिया हुआ है। वो आईटी स्टॉक्स की गिनती में नहीं, पर अभी बात चल रही है तो मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं, हमारा पिछले 25-30 दिन से इंटरनली ये रिपीटेडली बार बार रिसर्च कॉल है कि इसको 3-4 साल के पर्सपेक्टिव पे लेके बैठो, क्या पता पैसा बीएसई की तरह 8 से 10 गुना हो जाए। चलिए, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपके रेडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है कि पोटेंशियली अगले कुछ महीनों में, सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं? चलिए, मल्टी बैगर्स के साथ एक थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा प्रिकॉशन पहले से ये लेना चाहिए कि बहुत बड़ी रिटर्न कमाने के लिए आपको बड़ी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा इसके अंदर जैसे जैसे ट्रेंड फेवर में आएगा, तब आपको टुकड़े टुकड़े में पोजीशन बढ़ानी है। पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन से शेयर्ड इस चार्ट को दिखाएं। ये केफिन टेक्नोलॉजीज, अगर आप कहो कि जिस तरह की सफलता बीएसई में मिली, अगर वैसा कोई दूसरा स्टॉक अगर नजर आ रहा है तो केफिन टेक्नोलॉजीज है। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट दिखा रहा हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म आउटपुट हम दिखा रहे हैं। 2023 से जो एक तरफा एक बुल रन आई, उसके बाद ये साइडवेज जो कंसोलिडेशन का फेज है, निवेशकों के काम की चीज है, सटोरियों के काम की चीज नहीं है। जिनको 2 लॉट की ट्रेडिंग करनी है और 2 घंटे बाद ट्विटर पे हंगामा मचाना, वो दूर रहे स्टॉक से। मौके पे ये नीचे 800 दोबारा आ सकता है, और जब ये क्लियर कट निकल लेगा जब 1000 रुपए के ऊपर, तो हमारा कॉल ट्रिगर होगा 5000 का। हम इनिशियली 1000 से 5000 की बात करेंगे, पर ये पूरी स्वाधीनता है। जैसे बीएसई में हमने 400 का पहले 1200 सोचा, और 1200 से कॉल 2400 रिवाइज हो गए, फिर 3200 हो गया। तो हो सकता है कि ये स्टॉक हम बार बार रिवाइज करते करते 15000 तक की भी तेजी बनती चली जाए। पर फिलहाल शिष्टाचार हेतु और एक रीजनेबल थिंकिंग के हेतु, जिसको हम 5 बैगर की गिनती में गिनते हैं। दूसरा है जेनसार टेक्नोलॉजीज। ये आईटी को लेके जो पिटाई हो गई आईटी के स्टॉक्स की बुरी तरह से, पर जेनसार की चाल एक अलग ही चाल है। शुरू से इस पूरे कोलाहल में उसका करेक्शन एक रीजनेबल करेक्शन था। सबसे बेस्ट पोजीशन स्टॉक और कंपनी जो एआई रिवॉल्यूशन को कैप्टिवेट करने में, कैप्चर करने में सबसे आगे जो चल रही है, और वही इसकी चार्ट भी बता रही है। तो वो हमारे यहाँ इंटरनली काफी दिनों से, महीने भर से, 20 दिन से एक 3 बैगर कॉल उसमें बना हुआ है। तो आपके केफिन टेक्नोलॉजी हो गया, जेनसार हो गया, और स्टॉक्स तो बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास। पर मैं आपको अभी ऑफ हैंड जो दिमाग में याद आती है कि अगर हम एक स्विगी को पकड़े, यहाँ से न्यू एज स्टॉक्स में वापस करंट आ रहा है, तो स्विगी यहाँ से अगर हमें 2 गुना 2.5 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। अच्छा सुशील जी, ये कैपिटल गुड्स में जरा अलाइनमेंट देखिए। अब देखिए, एलएनटी के गिरने की एक वजह है, आई मीन अरब कंट्रीज में जो हो रहा है और जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है यूएस टैक्स के लिए, तो वहाँ पे एलएनटी का फैक्टर। बट अदर देन दैट, आप बीएचईएल को देखिए, आप सिमेंस को देखिए, आप एबीबी को देखिए, आप केमिंस को देखिए, अगले जिस फेज की आप बात कर रहे हैं 24,800 की, उसमें सबसे ज्यादा लुफ्त कैपिटल गुड्स में कौन उठाएगा? 3 बढ़िया सवाल है, पर तीनों को आपने एक साथ पूछ लिया, इसलिए मैं इनको 3 टुकड़े में जवाब दूंगा। तो अगर स्क्रीन पर मेरी ये चार्ट वापस दिख रही हो, एलएनटी पे अपनी पास्ट में जो बड़ी भयानक सी फोरकास्ट थी कि ये 3500-3300 हो जाएगा, और वहां से हमने वापस तेजी लगाई कि ये 4600 हो जाएगा, तो फिलहाल हम इतना आ गए। अभी साइडवेज करेक्शन कंप्लीट होकर आज का ये जो पैंडिमोनियम सा, जो पैनिक सा है, जैसे क्रूड थोड़ा घूमेगा, आप समझ लो कि मिडिल ईस्ट से मीठी मीठी बातें वापस शुरू हो जाएगी। 3850 के ऊपर चलते हम एक बार इसको 4600 के लिए खेलेंगे, और हो सकता है 4600 के बाद इसमें वापस एक सब्सटैंशियल बड़ा करेक्शन आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट से अलाइंड है। पर रही बात जो एबीबी और सीमेंस की,
तो एबीबी यहाँ से हो सकता है डबल भी हो जाए अगर अगले 6 महीने में। और सीमेंस तो हमारे यहाँ पे आज सवेरे ही कॉल आया था, एबीपी पे हम काफी टाइम से तेजी में हैं, वापस नया ब्रेकआउट फर्दर आ गया और सीमेंट्स यहाँ से 40% बढ़ जाए। पर भेल की जो चार्ट है कि भेल में जो अब क्या डिस्क्रिप्टिव इंटेलेक्ट जो है ना, अब सब वो जिसको फंडामेंटल का नाम देते रहते हैं, तो भेल की चार्ट अब यहाँ से क्या है ना, एक्सट्रीम ओवरबॉट होकर साइडवेज रन कर रही है और मौके पे नीचे 370-75 तक जाए और ऊपर में एक बार ये जो ऊपर का रेंज है, और क्या पता अगर 370 टूट जाए, तो हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ, 370 के नीचे चलेगा तो उसको हो सकता है शॉर्ट करने में भी परहेज नहीं करें। सारे के सारे स्टॉक्स खाली सेक्टर की न्यूज पे नहीं चलते, अपने भी इंडिविजुअल उनके इवेंट्स होते हैं। भेल की चार्ट पे हम 225 से तेजी में थे और अब हम इसको इग्नोर करके बैठे हैं, टूटेगा 275 के नीचे तो हम शॉर्ट करेंगे। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं क्लोज की तरफ। इट्स 24075 मोर और लेस। अगर आप इस सेशन को देखें तो हम सत्र के जो सबसे निचले स्तर हैं वहाँ तक तो नहीं, लेकिन हाँ उसी की ट्रेजेक्ट्री के आसपास है, बट मोर और लेस इट्स अ रेंज बाउंड है। अनुज, कैसे अप्रोच करें आज के इस क्लोज को और कल के लिए व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए वीरू, न्यूट्रल जाएं, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है। मार्केट आपको क्लियर कट बता चुकी है, एक रेंज है। देखिए जितना आप 24,000 के करीब ले रहे हैं और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 23,950 का, और जितना आप 24,250 के करीब बेचें और सिस्टम में एक स्टॉप लॉस लगा दें 24,300 का, वो ट्रेड काम कर रही है। आज 5वां दिन हो गया वीरू जो हम वेडनेसडे की कैंडल के इनसाइड हैं। अभी तक हम उस वेडनेसडे की कैंडल के हाई या लो को नहीं तोड़ पाए हैं। उस दिन की पावरफुल कैंडल, मतलब पता नहीं मुझे लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कब इतनी पावरफुल कैंडल बनी थी जो 5 दिन बीत जाएं और उसके बाद भी आप उस कैंडल से बाहर ना आए हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोनों तरफ के मौके हैं, इंट्राडे में ही मौके हैं इस समय। ट्रेड जो है इंडेक्स में इंट्राडे ही है। स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास अच्छे मौके हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। स्टॉक स्पेसिफिक आप कैरी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आई थिंक आईटी में क्लियरली एक साइन बन रहा है, स्ट्रेंथ वाले आईटी के स्टॉक्स जहाँ नंबर अच्छे आ रहे हैं वो वाले आईटी के स्टॉक्स, वहाँ पर अब मार्केट ने अब गिरना बंद किया है। आईटी में पैनिक सेलिंग बंद हुई है। ये एक स्पेस है जहाँ पर आप चाहें तो भले ही स्ट्रेंथ वाले आईटी स्टॉक्स में पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये मेरा व्यू रहेगा। नूपुर के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, कहाँ नज़र सबसे पहले पॉलीकैब के स्टॉक पर है। यहाँ पे बिकवाली की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आई है। क्वार्टर 1 के नंबर्स भी आते हुए नजर आएंगे। मार्जिन्स जो है वो डिसअपॉइंट कर सकते हैं इस क्वार्टर में, और साथ ही साथ डीलर्स का ये भी मानना है कि एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्रमोटर्स अपनी थोड़ी हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आ सकते हैं, तो पॉलीकैब पर नजर रहेगी। दूसरा स्टॉक है BHEL का। डीलर्स का मानना है कि यहाँ पर जो क्वार्टर 1 के नंबर्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, तो खरीदारी की सलाह BHEL पर आती हुई नजर आ रही है। और तीसरा स्टॉक है ABB। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर एक लार्ज फंड की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स देखें तो ऑलमोस्ट 6.5 लाख से ज़्यादा शेयर्स एक्सचेंज हो चुका है। 5 दिन का वॉल्यूम 2 लाख के आसपास का रहता है। 5% स्टॉक ऊपर भी है, तो बड़ी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। तो पॉलीकैब में बिकवाली की सलाह, BHEL और ABB में खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से। पॉलीकैब और BHEL के नतीजे कल आने, उसके पहले डीलर्स पॉलीकैब पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, BHEL पर खरीदारी की सलाह, और ABB इंडिया तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कर ही रहा है कारोबार। शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए। चलिए अब BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत गाबा सर आपसे की जाएगी। बताइए फिर कल के लिए कौन सा काउंटर? मेरा ध्यान है पॉलिसी बाजार पर। रीजन ये है कि करीब 8-9 ट्रेडिंग सेशन से एक बहुत ही बढ़िया बेस बना है, तो मतलब ये सेफ स्टॉक बनता है फॉर द लॉन्ग साइड। ट्रेड करा है 1611, स्टॉप लगाएंगे 1600 का, 11 रुपए का। टारगेट होगा 1640 प्लस जोन्स। पॉलिसी बता। ये भी फिनटेक ये हो गई गाबा सर की पिक कल के लिए। चंदन जी, आपके पिक? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा रेडिको खैतान पे। देखिए इसका वीकली चार्ट सेटअप लगातार हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, बट डेली चार्ट में यहाँ पे 7 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। मार्केट के उठापटक के बावजूद भी आज ये 4050 4070 के जोन को होल्ड किया। हल्का सा फॉलो पाते यहाँ पे एक नया लेग ऑफ रैली बनेगा, तो रेडिको पे खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट रहेगा 4000 का, ऊपर में टारगेट बनने चाहिए 4161 और 4200 के। ओके, रेडिको खैतान आपका बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड थर्सडे मॉर्निंग के लिए? देखिए BHEL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे BTST के लिए। मैंने ऑप्शन में ही रिकमेंडेशन दिया है। आई थिंक BTST के लिए BHEL के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। 416 के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 408 का लगा के रखना है।
और 430 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। BHEL नतीजों से पहले अच्छा मूव और मानस जी की पिक हो गई यहाँ पर। आशीष जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए एंजल वन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन काफी टाइम से चल रहा है। इसका जो ट्रायंगल पैटर्न है उसका ब्रेकआउट अपसाइड पे आना चाहिए, तो एंजल वन पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर का टारगेट जो है वो 360 का है, स्टॉप लॉस 333 का लगाना होगा। ओके राजेश जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी देखिए, मैं सीमेंट स्टॉक से अल्ट्राटेक सीमेंट्स पे बाय करना चाहूंगा। अल्ट्राटेक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है और इसका क्लोज भी अच्छा मिल रहा है। इट्स अबाउट 200 DM, 11,810 करंट प्राइस है, 11,750 का स्टॉप लॉस रखे, 12,000 का इसका कल का टारगेट होना चाहिए अल्ट्राटेक। ओके चलिए, अब चलते हैं वीरू के पास आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए कैसी रही आज की मार्केट ब्रेथ? ब्रेथ अनुज जो थोड़ी सी चैलेंज थी, बट अगर आप पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो फिर भी आपको थोड़ा सा बेटर नजर आएगी। प्लीज़ एक बार स्टैट्स लेके आइए। मैं बेटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज पिछले 2 दिन की तुलना में सबसे ज़्यादा लॉन्ग्स हैं, 92 लॉन्ग्स, 31 पर आप देखें शॉर्ट कवर। सो कंसोलिडेट फिगर्स जो हैं वो फिर भी अच्छी रही। लास्ट 2 दिन काफ़ी ख़राब थी। ब्रेथ शॉर्ट लगभग 77 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 13 में। स्टॉक्स लेके आइए एक एक करके, स्लाइड्स लेके आइए। फर्स्ट स्लाइड में लोडेड विद लॉन्ग्स स्टॉक आएंगे। हिताची में, जी वर्नोवा में, पावर स्टॉक्स में आप देखें आज चिप स्टॉक्स में फिर मोमेंटम बढ़ा। और स्विगी आज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। बंधन बैंक, ICICI प्रू, इन सभी काउंटर्स में अच्छा मूव था। डे हाई पे लोडेड विद लॉन्ग्स। फिर आइए आप, अच्छा उसमें CG पावर रह गया था मेरे ख्याल से, वो भी होगा इसमें। बाकी ABB कैपिटल गुड्स में स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। और फोर्स मोटर्स, कल्याण, PI इंडस्ट्रीज, पॉलिसी बाजार, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। शॉर्ट कवर, लेकिन शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। पतंजलि फूड्स आज का एक्शन ऑफ द डे क्रैक हुआ, और ऐसा क्रैक कि पूछिए मत। आज सुर्खियां बटोर रहा था ये टाटालेक्सी, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्डअप था, खासा शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी जहां पे कैश में कन्वर्ट हुए प्रॉफिट्स, जहां पे ऑफलोडिंग हुई थोड़ी सी, उसमें सेल, एम्फेसिस मिड कैप आइटम भारत फौज, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और नुवामा। एक बार लेके आइएगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और इनफैक्ट अदानी पावर, इन सभी स्टॉक्स को रखिएगा। आशीष कयाल जी, आपका टेक क्या है? मतलब बहुत दिनों बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ऐसी अनवाइंडिंग, एंड लुक एट अदानी पावर, अब 50 डे मार्क नीचे सेटल होता हुआ। आपका टेक क्या है इस पे? देखिए अगर अडानी पावर की बात करें तो ओवरऑल कल के दिन में एक अच्छा मूव अपसाइड आया था, लेकिन आज फिर से मेजॉरिटी ऑफ दी अपमूव को रिट्रेस कर दिया, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। तो मेरे ख्याल से नीचे जो सपोर्ट है 215 का है, वो वेट करना होगा, देखना होगा। यहाँ से बहुत बार बाउंस बैक हुआ, अगर 215 टूट जाता है तो अडानी पावर में सेलिंग आ सकती है। और ऊपर में 230 का एक मेजर हर्डल है, सो 215 230 ये रेंज में रहेगा, और 215 टूट जाएगा तो नीचे में करीबन 200 रुपए तक जा सकता है ये स्टॉक। अदानी पार पर ये व्यू, कल शानदार तेजी थी यहाँ पर। आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी ये कर रहा है काउंटर। फोर्स मोटर वायदा का टॉप गेनर बन चुका है, 5% की तेजी के साथ यहाँ पर अच्छा कारोबार होता हुआ। सीमेंट स्पेस में अच्छी रैली, दालमिया भारत चुना था गाबा ने, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ। अल्ट्राटेक सीमेंट राजेश जी की तरफ से आया, वहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। श्री सीमेंट थोड़ा हाई टिकट काउंटर हो जाता है, लेकिन 2.5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो अच्छी मजबूती इस पूरे स्पेस में आती हुई। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर नायका भी, और नायका भी अब देखेंगे तो आज 2% की तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, 1.5% ऊपर है। और चंदन जी, नायका आप देख लीजिए एक बार ये काउंटर, गाबा से नायका देखेंगे एक बार काउंटर 229 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिए हैं इस पर्टिकुलर काउंटर ने। Q1 अपडेट भी काफ़ी अच्छे, 1 महीने में 20% चढ़ गया है, और 6 महीने में 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स। जिनके रैली हो गई है, लेकिन जिनके पास नहीं है, क्या फ्रेश बाइंग होगी इन सलाह पर? और जो प्रॉफिट में उनको क्या करना चाहिए? सिंपल है कि नायका का जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, अब भी बाय मोड पर है, थोड़ा स्ट्रेच है, नो डाउट अबाउट। जिसके पास प्रॉफिट है अपना टाइट स्टॉप लगाइए, और स्टॉप होना चाहिए करीब नायका का 323 का। एंड ट्रेड लॉन्ग का यहाँ से ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 350 ही पॉसिबल है। कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती, तो राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड, सिंपल। नायका यहाँ पर अच्छे मूव आ रहे हैं, और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छे मूव्स। आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग आई है, अदानी ग्रीन और पावर, 2 स्टॉक्स इन पर्टिकुलर, जिसमें से पावर में ऐसा लग रहा था कि कल ठीक ठाक मूव्स थे, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी शार्प डिक्लाइन है। मानस जी,
राय सर अभी पावर पे। सॉरी, पावर पे राय ले चुकी है। पावर पे ले चुके, मैं दूसरे स्टॉक पे ले लेता हूँ फिर, है जी ना। सर। अदानी ग्रीन पे ले लेते हैं। मानस जी, अदानी ग्रीन पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, डिसअपॉइंट किया है पूरे ग्रुप ने, क्योंकि अदानी ग्रीन्स में भी कल ही ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली। लेकिन क्योंकि अभी भी 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर किसी ने कल लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 1520 का ही लगाना पड़ेगा। 1520 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, अगर वो ट्रिगर हो जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। जी हाँ, अदानी ग्रीन, अदानी पावर सब पे एक व्यू ले लिया गया यहाँ पर, बट जिस स्टॉक का मैंने शुरू में जिक्र किया था, दैट एफएसएन ई कॉमर्स नायका, शानदार मूव यहाँ पर। आज 329.70 पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। सुबह हम एक चार्ट पे बात कर रहे थे ऑटो स्पेस में, दैट मिंडा एक बार लेके आइए 1160। धीरे धीरे ये स्टॉक, इसने एक बहुत ही बड़ा, अगर आप देखें बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज की, पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में अब जाके फाइनली ये सारे एवरेजेस के ऊपर सेटल हुआ है। चंदन, आपकी रीडिंग क्या कहती है 1160 पे? अच्छा, मैं आशीष जी से प्रश्न ले लेता हूँ। कैसे अप्रोच करेंगे आशीष 1160 पे मिंडा? धीरे धीरे, आई मीन ये प्रिपेयर करता हूँ अपने आप को किसी बड़े मूव के लिए, क्या लग रहा है? आई मीन इजेक्ट करेगा तो यहाँ से इस रेंज से क्या टारगेट्स पॉसिबल है? ये सही कहा आपने कि स्टॉक का जो मूवमेंट है वो अभी फिलहाल धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये लेवल 1160 का ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो हम 1250 तक के टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है। तो 1250 का टारगेट एम किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो नीचे में लगाना होगा वो है 1160 का स्टॉप लॉस, सॉरी 1130 का स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे में आपको लगाना होगा। मिंडा पर ये राय आती हुई शानदार मूव्स यहाँ पर भी, हालांकि ऊपरी स्तर से फिसला, लेकिन फिर से अच्छी रिकवरी के साथ अब क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहाँ पर क्लोजिंग अच्छी हो रही है आज के सेशन में। और इटर्नल अच्छा रहा, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC लाइफ एक बार लेकर आइएगा, यहाँ पर अच्छे मूव्स थे। और SBI लाइफ आई थिंक गाबा से ने सुझाया था, SBI कार्ड सुझाया था, SBI लाइफ नहीं, तो HDFC लाइफ यहाँ पर अच्छे मूव्स। श्रीराम फाइनेंस तो काफ़ी बार आज जिक्र हुआ आज के सेशन में। HDFC लाइफ और SBI लाइफ अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा क्लोज देने को तैयारी करे। एक बार राजेश जी आप देख लीजिए HDFC लाइफ, और यहाँ पर अच्छी क्लोजिंग आज के सेशन में HDFC लाइफ की, क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है दोनों चार्ट अच्छे हैं, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, लेकिन HDFC लाइफ में जगह बन रही है, बट इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो है करीबन 580। श्रेया, अगर 580 का लेवल निकले प्रोबेबली आजकल में, तो यहाँ पे 620 से लेके 640 का टारगेट अनफोल्ड होगा। तो एज आपको बेट लेना है तो दैट विल बी SBI लाइफ, जहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। इसका टारगेट जो है वो करीबन 1920 का होगा, स्टॉप लॉस होगा 1850 का। ओके, मीनवाइल डिक्सन रखिएगा, एक बार ज़रा ध्यान रखिएगा, डिक्सन का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी क्योंकि वो जब वो फाइनल JV आ गया था, उसके बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था, क्योंकि पहले इस पर लगातार हमारा एक लॉन्ग का व्यू था, फिर एक परसों प्रॉफिट बुकिंग का व्यू आया था। लेकिन आज जो अप्रूवल आया है और PLI 2 का, शायद एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत हुई हो यहाँ पर। और देखिए आप 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही ये स्टॉक वापस घूमा है और वापस तेज़ी इसमें 14,000 तक गया था पिछले रन में, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। इस पर राजेश जी एक व्यू दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है स्टॉक, एक महीने में 15% के मूव, 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग, क्या वापस तैयारी कर रहा है दोबारा 14,000 क्रॉस करने की? अब पूरे चांसेस है अनुज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कहीं पे भी इसने अपने 10 डे में को वायलेट नहीं किया है। तो 14,000 का टारगेट तो डेफिनेटली रडार पे रहेगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा करीबन 13,500। डिक्सन टेक्नोलॉजीज शानदार मूव, ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप, 16,000 के टारगेट प्राइस उनकी तरफ से आए थे सुबह, जो हमने बताया था। शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ कैश काउंटर्स देखिए, एक बार ग्रो रखिएगा स्क्रीन पर, ग्रो 6% ऊपर आज के सेशन में और वहीं क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर शानदार मूव्स थे ग्रो में, अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोज होने की तैयारी। इसके अलावा एक बार फ्लोरो केमिकल रखिए, 5.5% ये आज के सेशन में अप रहा। अपार इंडस्ट्रीज़ रखिएगा, यहाँ पर 4% से ज़्यादा की तेज़ी रही। थर्मैक्स रखिएगा, 4% ऊपर रहा आज के सेशन में अपार इंडस्ट्रीज़। देखिए ये सारे कुछ कैश के काउंटर्स में रख दे रही हूँ आप पे, जहाँ पर शानदार मूव्स थे आज के। एक बार ग्रोथ देखेंगे
लास्ट पॉसिबली चार्ट चेक आशीष जी, और ये ग्रो हालांकि कैश का काउंटर है लेकिन इसने भी अच्छी तेज़ी दिखाई है, 6.5% अप आज के सेशन में। बिल्कुल श्रेया, ओवरऑल अगर आप कैपिटल सेक्टर देखें, कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट्स वाले सेक्टर देखें तो अच्छा परफॉर्म कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने कॉल भी दिया एंजल वन पे, वैसे ही ग्रो में भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाया और इसने प्रीवियस जो हर्डल था 208 का उसे भी ब्रेक किया आज के दिन में, करीबन 6% से तेज है और गुंजाइश है कि यहाँ से ये स्टॉक चलकर 230 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे में जो सपोर्ट है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो 207 रुपए का है। जो कैपिटल मार्केट थीम आज बहुत स्ट्रांग रही, ग्रो का जिक्र हुआ, एंजल वन, इन सभी काउंटर्स में स्ट्रांग मूव था। बट व्हाट अबाउट HDFC AMC? जरा HDFC AMC रखिएगा, ये काउंटर कहाँ क्लोज हो रहा है? ये आज है तो स्ट्रांग, बट अभी भी अगर आप देखिए क्लियर विजन नहीं है चार्ट पे, बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा 27.30 से लेकर 28.20 28.30 तक एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। CG पावर को लेके आइएगा, 833 पे डे हाई पे क्लोज कर रहा है। आई मीन खबर का एक स्ट्रांग इम्पैक्ट यहाँ पे पॉसिबली, आई मीन ये लास्ट चार्ट चेक होगा बस, मानस CG पावर सारे एवरेजेस के ऊपर और एक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट 3 जुलाई के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। संक्षेप में आपका टेक। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है 2 बजे वाले शो में, 965 की टारगेट है, 919 रुपए का स्टॉप लॉस है, और जो इंटरडे में करेक्शन देखने को मिला है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो 919 के स्टॉप लॉस से अभी भी लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। CG पावर 929 पे। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं। तो पूरा अगर आप इंडेक्स को देखें तो टुवर्ड्स एंड आपको नजर आएगा कि बस ये लौट के उसी जोन में आया जहां पे सुबह इसकी शुरुआत हुई थी। एक आपको ना वो नजर आएगा प्लस, जब आप डेली कैंडल देखेंगे ना तो आपको एक प्लस, डेली चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे जरा प्लीज, अब प्लस ऑन निफ्टी, है ना अनुज? ओवर टू यू। बिल्कुल प्लस वो ग्रीन वाला है, अच्छी बात ये रेड वाला नहीं है। अच्छी बात है ना, वो रेड वाला मेडिकल का साइन होता है ना, रेड वाला प्लस। हाँ, शायद मेडिकल का, इमरजेंसी का। हाँ हाँ, तो वो जो वीरू बात कर रहे हैं वो कैंडल की है। अगर देखिए अगर डेली कैंडल फायर कर सकते हैं तो आपको दिखाई दे जाएगा। बेसिकली जो बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो कैंडल चार्ट पैटर्न में पता चलेगा आपको। ये देखिए ये कैंडल चार्ट पैटर्न है और ये कुछ गलती है, ये ग्रीन होना चाहिए था, आज ग्रीन है एक्चुअली, कल भी ग्रीन ही था, तो ये थोड़ा सा गलती है, इसको ठीक करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीन पर चलते हैं। 25 पॉइंट ऊपर रहा निफ्टी, करीब 24,078 पर। कल रेट था, सॉरी कल रेट था, मेरी गलती है, आज ग्रीन है लेकिन 24,078 पर। बैंक निफ्टी करीब 300 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी IT करीब 200 पॉइंट नीचे था, 2.5%। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर तेज़ी थी, एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा था, 1700 बढ़ने वाले शेयर, 1400 गिरने वाले शेयर। एक बार लेकर आइए अब जरा आप सेक्टोरल गेनर्स। आज के सेक्टोरल गेनर्स में कैपिटल गुड्स ने लीड किया, आज काफ़ी शानदार तेज़ी थी यहाँ पर। PSU बैंक्स चले, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल्स, निफ्टी एनर्जी, और इसके अलावा साथ ही साथ कैपिटल मार्केट यहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। लूजर्स में क्या क्या था एक बार फटाफट देखते हैं। मेटल्स करीब 1% नीचे, IT यहाँ गिरावट रही 2.5% की, हालांकि रिकवरी थी लोअर लेवल से। निफ्टी FMCG और निफ्टी रियल्टी यहाँ पर भी गिरावट थी। निफ्टी गेनर्स में इटर्नल सबसे ऊपर स्टैंडर्ड कर, एक्चुअली अल्ट्राटेक सीमेंट आ गया था एंड तक 3% ऊपर। HDFC लाइफ यहाँ पर अच्छी मूवी, हमने कल कवर किया था चार्ट GPT में, कल नहीं चला था, आज चल गया। श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर्स और SBI यहाँ पर अच्छे मूव आए। लूजर्स देख लेते हैं एक बार। लूजर्स में सबसे ऊपर हिंडाल्को, फिर पावर ग्रिड, टाटा स्टील, JSW स्टील, तो बेसिकली मेटल्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, थोड़ा सा वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट वापस यहाँ पर, और इन्फोसिस के कुछ स्टॉक्स रहे लोअर साइड पर। चलिए तो एक बहुत ही शांत क्लोज 24,074 के आसपास इस पर प्रोविजनल फिगर्स, और निफ्टी बैंक का वो संघर्ष जारी रहा 57,700, बट स्टिल अगर आप देखें ये क्लोज एट 10 डे मार्क, तो अभी भी इंडिसेस उसी रेंज में क्लोज हुए हैं। देखते हैं कल सुबह क्या हालात मिलते हैं। सुबह एक बार फिर से रणनीति और सभी खबरें लेकर ये पैनल आपके साथ मौजूद होगा, मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।